नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। बहुत-बहुत स्वागत है सबका। दोस्तों, कल वाले बिंदु को बिल्कुल आरंभ करते हैं। आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल, ध्यान दें, अब एक अपने बिंदु पे आएँ। हम जिस बिंदु को कल आरंभ कर चुके थे, हमारा पॉइंट था स्वर का वर्गीकरण। कौन सा था मित्रों? स्वर का वर्गीकरण। और स्वर के इस वर्गीकरण में हमने पहला आधार जो लिया, बिल्कुल सभी का स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष परिवार की ओर से ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब दोस्तों एक बार वापस से अपने बिंदु पे आ जाएं। हम जो आरंभ कर चुके बिंदु था कल हमारा कौन सा? स्वरों का वर्गीकरण। और स्वरों का जो ये वर्गीकरण हम आरंभ करे हैं, इसमें सबसे पहला जो आधार लिया था, बिंदु का नाम है मित्रों कौन सा? स्वरों का वर्गीकरण। और इस स्वरों के वर्गीकरण में इनको बांटने का जो पहला आधार मैंने लिया है, वह कौन सा है? मात्रा व इनको बोलने में लगने वाला समय। मात्रा व उच्चारण में लगने वाला समय। मेरा कहने का आशय यह है कि जब हम किसी स्वर को बोलते हैं, तो कितना समय लेते हैं किसी स्वर को बोलने में। जैसे मान लीजिए किसी स्वर को बोलने में 1 सेकंड लग रहा है, किसी स्वर को बोलने में 2 सेकंड लग रहे हैं, या किसी स्वर को बोलने में 2 से भी ज़्यादा सेकंड लग रहे हैं। तो कुछ एक स्वर ऐसे हैं जिनको बोलने में समय कम लगता है, कुछ स्वर ऐसे हैं जिन्हें बोलने में समय ज़्यादा लगता है। तो इसी आधार पर इनकी मात्राएं मानी जाती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा। बिल्कुल, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार की ओर से, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ध्यान दो मित्रों, अब अपने बिंदु पे आ चुके हैं, स्वागत की बेला को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, स्वागत का मजा तभी आएगा जब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। वापस से पूरी चीज में दोहरान कर रहा हूं, कल वाली क्लास से आपको जोड़ रहा हूं। पहले आप मुझे सुने, तब आप समझ पाएंगे कि कहना क्या चाह रहा हूं। मेरा कहने का आशय यह है, किसी स्वर की कितनी मात्राएं होती हैं और उसे बोलने में कितना समय लगता है, या मैं कह दूं कि उनको बोलने में जो लगने वाला समय होता है और उनका जो मात्राएं मानी जाती है, इस आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं मित्रों? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। उनके मैं नाम लिख रहा हूं आपके सामने। जैसे सबसे पहला जो आता है, वह आता है दोस्तों लघु स्वर। सबसे पहला जो आता है वह आता है लघु स्वर। दूसरा जो आता है बिंदु, वह आता है कौन सा? दीर्घ स्वर। दूसरा कौन सा आता है दोस्तों? दीर्घ स्वर। और तीसरा जो आता है वह आता है आपका कौन सा? प्लुत स्वर। तीसरा जो आता है वह कौन सा आता है दोस्तों? प्लुत स्वर। एक बार वापस से सुने सारी बात। जो स्वर होते हैं वो होते हैं स्वतंत्र उच्चारित, अर्थात स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, स्वर कहलाते हैं। परिभाषा के शब्दों में इसे बांधना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। और मात्रा या इनको बोलने में लगने वाले समय के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। और मोस्टली अगर बात की जाए हिंदी में संधि की दृष्टि से, तो ज़्यादा महत्व के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो है आपका लघु स्वर और दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। इन दोनों की चर्चा हम कल कर चुके हैं। लघु स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों की एक मात्रा होती है। वापस से दोहरान कर रहा हूं, जरा ध्यान दें, नियमित रूप से ध्यान दें कि वे स्वर जिनकी एक मात्रा मानी जाती है और जिन्हें बोलने में समय भी कम लगता है, जिन्हें बोलने में समय भी क्या लगता है दोस्तों? कम लगता है, उन्हें कहा जाता है लघु स्वर। क्या कहा जाता है? लघु स्वर। अब वे स्वर जिनकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? 2 मात्राएं मानी जाती हैं, उन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर। और इनमें समय भी कितना लगता है? लघु स्वरों से अगर मात्राएं दोगुनी हैं तो समय भी कितना लगेगा? लघु का दोगुना। कितना लगेगा दोस्तों? दोगुना समय लगेगा। वापस से समझना इस बात को। वे स्वर जिनकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब लघु स्वर में और दीर्घ स्वर में मात्राओं का अंतर कितना है? इसकी दोगुनी मात्राएं होती हैं। दीर्घ स्वर में बहुत महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने की, क्या कि दीर्घ स्वर में लघु स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं? दोगुनी। कितनी मात्रा होती है दोस्तों? दोगुनी मात्राएं होती हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ 1 मात्रा तो यहाँ 2 मात्रा, इसमें समय कम लगता है। अब कितना लगता है?
उस बात को हम ध्यान नहीं देंगे, केवल इतना ध्यान देंगे क्या कि लघु स्वर का दोगुनी मात्राएं होती हैं, अर्थात दीर्घ समय दिया, दीर्घ स्वर को बोलने में समय कितना लगेगा, लघु का दोगुना। कितना लगेगा दोस्तों, लघु का दोगुना समय लगेगा। यहां तक की बात आ गई। अब जो ये प्लूत स्वर है मोस्टली चलता संस्कृत व्याकरण में है। मोस्टली ये जो प्लूत स्वर है ये संस्कृत व्याकरण में प्रचलन में है। हमारे हिंदी में इसको प्रयोग में लाने की वजह क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। बहुत मेरे विद्वान साथी ऐसा भी सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि प्लूत स्वर हिंदी में नहीं होते, पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब हम किसी प्रार्थना का उच्चारण कर रहे हों या कोई सामूहिक गायन किया जा रहा हो या एकल गायन किया जा रहा हो, आपने बहुत बार देखा होगा। क्या ये मेरा एक सवाल है आप लोगों से, इस चीज को समझना, प्लूत स्वर क्या होता है बहुत अच्छे से जानिए। हमने लघु स्वर के बारे में कल बात कर ली थी कि ये 4 होते हैं, एक मात्रा होती है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7। 4 कौन कौन से, एक बार मैं पुनः लिख देता हूं, बिल्कुल पुनः लिख देता हूं। कई मेरे विद्वान साथी केवल आज ही जुड़े हैं और आज पहली बार ही जुड़े हैं, उनके लिए बता रहा हूं क्या कि एक तो ए, एक छोटी ई और एक छोटा ऊ, और जो आपने री पढ़ते हैं, जो अपन री पढ़ते हैं, ये चारों के चारों स्वर, ये चारों के चारों स्वर होते हैं दोस्तों लघु। ये क्या होते हैं, लघु होते हैं। और जो 7 स्वर होते हैं दीर्घ स्वर, उनमें आता है दोस्तों आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। अर्थात हिंदी में कुल स्वरों की संख्या होती है 11, जहां 4 तो होते हैं लघु और 7 होते हैं दोस्तों दीर्घ। 7 क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं। अब बात आती है कि प्लूत क्या होता है। अब 11 तो हम इन दोनों में ही विभाजित कर चुके, 11 स्वर तो इन दोनों में ही समाहित हो चुके। प्लूत के लिए तो कोई स्वर ही नहीं बचा, प्लूत के लिए तो कोई स्वर ही नहीं बचा। पहले आप यह समझिए, पहले यह समझिए क्या कि प्लूत होता क्या है, उसके बाद बताऊंगा कि प्लूत में कौन कौन से स्वर आते हैं। प्लूत की परिभाषा बोल रहा हूं दोस्तों, सुनना ध्यान से, आराम से सुनिए इसको, कि वे स्वर जिन्हें लंबे समय तक लगातार उच्चारित किया जाए। यदि हम किसी स्वर को लंबे समय तक लगातार बोल देते हैं, लंबे समय तक लगातार का मतलब होता है कि आप किसी स्वर का उच्चारण बिना रुके लगातार करते हो। यदि आप किसी स्वर का उच्चारण बिना रुके लगातार करते हो, जैसे मैं बोलूं ए, अब आप इस ए को कितनी देर तक बोलते रहिए। छोटा बच्चा मिट्टी खाकर आ गया, माँ को पता चलता है अभी इसको नहलाया धुलाया था, मिट्टी खा के आ गया, गाल पे तमाचा रख दिया। उसके ठीक बाद एक छोटा बच्चा जो आ का उच्चारण करता है दोस्तों, वह प्लूत ध्वनि होती है। बहुत अच्छे से समझ गए इस बात को, वापस से बोल रहा हूं। प्लूत स्वर किसे कहा जाएगा, यदि किसी स्वर को लंबे समय तक लगातार बोला जाए, यदि किसी स्वर को लंबे समय तक लगातार उच्चारित किया जाता है तो वह प्लूत रूप धारण कर लेता है, तो वह प्लूत रूप धारण कर लेता है। कहने का मतलब यह हुआ, बिना रुके लगातार लंबे समय तक बोलते हैं। जैसे कोई गायक कलाकार होता है, गीत गाने वाला, चाहे वह मुख्य गायक हो चाहे वो सह गायक हो। गायक कलाकार जो गीत गाने वाला होता है, तो गीत गाने से ठीक पहले कई बार वह कई ध्वनियों का उच्चारण प्लूत रूप में करता है। कई बार हम प्रार्थना बोलते हैं, जैसे हे शारदे माँ। अब माँ शब्द को हम लंबे समय तक लगातार जो उच्चारित कर रहे हैं, माँ शब्द को जो हम लंबे समय तक लगातार उच्चारित कर रहे हैं मित्रों, वही जो क्या होता है, प्लूत रूप धारण कर लेता है। वही क्या होता है, प्लूत रूप धारण कर लेता है। बहुत आराम से समझा रहा हूं इस चीज को। यदि आपका ध्यान केवल समझने में और सुनने में है तो आप इसे समझ पाएंगे। कुछ एक मेरे विद्वान साथी जो केवल लिखने में विश्वास करते हैं या केवल कमेंट्स करने में उनका भरोसा है, मैं उनको बहुत बार कह चुका हूं, वापस से दोहरान कर रहा हूं, ध्यान केवल आपका समझने और सुनने में होना चाहिए। यदि आपको कीपैड चलाने का मौका मिल रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, और अपना प्रश्न हो तो उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। दोस्तों बिल्कुल आपको चैनल के जरिए जवाब मिलेगा, हमारी तरफ से जवाब दिया जाएगा। यदि अभी तक भी आपने उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो वो भी कीजिए। बहुत सारे विद्वान साथी ये भी कह रहे हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिल रहा, बहुत जल्द आपको इसका पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगा। आप इसका टेलीग्राम हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए, आपको इस बोर्ड के स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। और दोस्तों आज से मैं आपको मौका भी दूंगा बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेने का। ध्यान से समझो वापस से, प्लूत स्वर किसे कहा जाता है, यदि किसी स्वर को लंबे समय तक लगातार बोला जाए तो वह प्लूत रूप धारण कर लेता है। अब बात आ गई कैसे। देखो, एक मात्रा वाले स्वर को हमने कहा लघु स्वर, एक मात्रा वाले स्वर को मित्रों क्या कहा, लघु स्वर। दो मात्रा वाले स्वर को क्या कहा दोस्तों, दीर्घ स्वर। दो मात्रा वाले स्वर को क्या कहा दोस्तों, दीर्घ स्वर। और 3 मात्रा या मैं कह दूं 2 से अधिक मात्राओं वाला कोई स्वर आए
तो वह कहलाता है आपका कौन सा? प्लूत स्वर। कौन सा कहलाता है? प्लूत स्वर कहलाता है। एक शब्द आपने खूब बार सुना होगा, एक शब्द आपने खूब बार सुना होगा, मैं उसका संकेत लिख रहा हूं यह है, जबकि ये इस ओम का जो संकेत है, ओम हम लिखते कैसे हैं? आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा दोस्तों। इस ओ के आगे जो हिंदी भाषा में 3 लिखा हुआ है, हिंदी की देवनागरी लिपि में जो 3 का अंकों में रूप लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ओ को आप उतने समय तक बोल दीजिएगा जितनी बार 3 बार ओ बोला जाए। उतने समय तक आपको लंबे समय तक ओ का उच्चारण करना है। जैसे एक बार ओ बोलना है, ये एक ही बार ओ बोलोगे, लेकिन इसके आगे 3 लिखने का मतलब यह हुआ कि ओ को आप इतना लंबा बोलिए कि जितना 3 ओ बोलने में समय लगता है उतनी देर तक आपको लगातार ओ का उच्चारण करना है। जैसे ओम, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओ की ध्वनि हम लंबे समय तक लगातार बोल रहे हैं वह प्लूत बन गई है। वह क्या बन गई है दोस्तों? प्लूत बन गई है। अब यह उदाहरण हर किताब में मिल जाता है, बहुत जगह मिल जाता है, तो पेपर बनाने वाले को वो चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं पूछने में जहाँ से विद्यार्थी अपरिचित होते हैं, गलतियाँ करने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं। दोस्तों समझना प्रश्न कैसे आएगा, इसमें प्रश्न कैसे आएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, इनमें प्रश्न कैसे आता है ध्यान देना। प्लूत स्वर का यदि हम प्रयोग करते हैं तो इसका संकेत होता है एक खड़ी पाई। अब ये चीजें परिभाषाएं रटने वाली बातें थी, आपने सबने पढ़ रखी हैं। अब वो चीज ध्यान से सुनो जो मैं बताने चाह रहा हूं। बिल्कुल, यह पढ़ाने का उद्देश्य मेरा केवल स्वर पढ़ाना ही नहीं है, यह पढ़ाने का उद्देश्य केवल मेरा स्वर पढ़ाना ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं पूरी व्याकरण को कोरिलेटेड करके पढ़ाऊंगा। यहां से मैं आपको काव्य शास्त्र तक लेके चलूंगा, हिंदी साहित्य का इतिहास का पाठ भी हम पढ़ेंगे, रिट वाले विद्यार्थियों की शिक्षण विधियां भी पढ़ेंगे। दोस्तों वैकेंसी आ जाती है और शीघ्र ही परीक्षा की तिथि घोषित हो जाती है, तो भरोसा कीजिए आप उत्कर्ष से जुड़े हुए हैं, नियमित चैनल से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कभी किसी को धोखा नहीं दिया जाता। विश्वसनीय टीम के साथ आप जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आपका पाठ्यक्रम यथा समय पूर्ण करवा दिया जाएगा, यथा समय आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा, चाहे दिन रात क्लासें लगानी क्यों न पड़ जाएं। बिल्कुल मित्रों, आप लगातार बस इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि यदि अचानक कोई बदलाव हो दोस्तों, तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपको असुविधा न हो। कई बार किसी अनावश्यक परेशानी की वजह से हम कह सकते हैं अचानक से कार्य के समय सारणी में बदलाव करना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा हर दिन नहीं होता, यदा कदा हो सकता है, संभावना हो जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपकी क्लास न छूटे, इसलिए आपको सब्सक्राइब भी करना होगा और बेल आइकन को प्रेस भी करना होगा। अपने मित्रों को भी बता दीजिए। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देना, यहां से मैं क्या चीज जोड़ने वाला हूं, सुनो। लघु जो स्वर होता है उसकी जो संकेत होता है, उसकी जो एक मात्रा के रूप में हम गिनते हैं, तो एक खड़ी पाई के चिन्ह से इसको संबोधित कर रहे हैं। जहां भी आपको लघु स्वर मिलेगा वहां आप उसके ऊपर एक खड़ी पाई लगाएंगे। दीर्घ स्वर यदि होता है तो आपको उल्टा दो की तरह, या मैं कहूं इस एस प्रकार के साइन का प्रयोग करना पड़ता है। यह दीर्घ स्वर का संकेत है। किसका स्वर है दोस्तों? दीर्घ स्वर का संकेत है। अब बात आती है सर प्लूत स्वर का संकेत कैसे होगा? सर प्लूत स्वर का संकेत कैसे होगा? तो ध्यान देना, प्लूत स्वर का संकेत होगा जो अंतिम ध्वनि होगी। जैसे मैंने कहा मैया, अब इस या के आगे यदि लगातार ऐसे दीर्घ स्वर का संकेत लगा हुआ है, यदि दीर्घ स्वर का संकेत लगा हुआ है और आगे यह जो चिन्ह लगा हुआ है, अब विद्वान हो तो आप जरा मुझे बताएं, यह जो मैंने आगे चिन्ह लगाए, इस चिन्ह का क्या नाम होता है? इस चिन्ह का क्या नाम होता है दोस्तों? बस यही तो चीजें हैं जानने की, यही चीजें हैं जानने की। ये चीज तो आप कहीं से भी याद कर सकते हो, रट सकते हो, आज तक रटते ही आए हो। बिल्कुल, ये संकेत जो मैंने लगाए हैं ये कौन से चिन्ह के नाम से जाने जाते हैं? ये कौन से चिन्ह के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो कहता हूं ध्यान से सुना करो, मेरी एक एक शब्द को, एक एक बात को बहुत गौर से सुनिए, आपको बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी, बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। ध्यान देना, यहाँ पर जो ये जो चिन्ह मैं लगा रहा हूं बिंदुओं की तरह, इन्हें कहा जाता है अपूर्ण चिन्ह। क्या कहा जाता है दोस्तों? अपूर्ण चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अपूर्ण चिन्ह कहा जाता है। मतलब यह अभी पूरा नहीं हुआ है, यह लगातार है। योजक चिन्ह तो सभी होते हैं दोस्तों, योजक चिन्ह तो सभी होते हैं दोस्तों। यहाँ पर यह चिन्ह जो है यह अपूर्ण का साइन है, अपूर्ण चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात
यह जो दीर्घ स्वर है या ये अंतिम जो ध्वनि है वह लगातार जारी है, वह लगातार जारी है, और कब तक जारी है उसका हमें कोई पता नहीं है। तो यदि इस प्रकार का कहीं भी आपको संकेत लगा हुआ मिल जाए, यानी कि अंतिम दीर्घ ध्वनि के बाद ये दीर्घ स्वर का जो संकेत है यह लगा हुआ मिल जाए, तो दोस्तों समझना वहां पर कौन सी ध्वनि आती है, प्लूत ध्वनि आती है। कौन सी ध्वनि आती है? प्लूत ध्वनि आती है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए, अब बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए, रिट वाले विद्यार्थी जरा स्पेशली ध्यान दे लेना इस बात पे। बिल्कुल हाँ, क्योंकि द्वितीय भाषा के रूप में या प्रथम भाषा के रूप में हम बहुत बार संस्कृत भाषा का चयन कर बैठते हैं, और संस्कृत जो हमें पसंद है उसके आगे की बात बता रहा हूं। क्या आपको इस प्रकार का उदाहरण नहीं मिलता, और बहुत बार रिट की परीक्षा में पूछा गया है क्या, कि यदि खाली कमरे में हम कुछ बात कहना चाह रहे हैं, या खाली कमरे में खड़ा प्राणी कुछ बोलता है और कमरे की आवाज कंपन करती है, तो वहां कौन सी ध्वनि होगी, वहां कौन सी ध्वनि होगी? ध्यान से सुनना। यदि आप कमरा खाली है, कमरे में आप खड़े हैं और आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज कंपन कर रही है, तो वह कौन से स्वर में गिना जाता है दोस्तों? उसका आंसर सदैव क्या होगा? प्लूत स्वर। क्या होगा? प्लूत स्वर होता है। यदि आपने कहीं सुना होगा, जैसे दूर कोई पटाखा जलाया जाता है देर रात्रि, जब रात्रि का सन्नाटा हो और पटाखा यदि कहीं जलाया जाता है, तो उसके पटाखे के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पटाखे के जो ब्लास्ट के ठीक बाद में बादलों में कुछ देर तक गर्जन सा होता रहता है दोस्तों, वह भी कौन सी ध्वनि है? प्लूत ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? प्लूत ध्वनि है। तोप के गोला छोड़ देने के बाद होने वाली लगातार आवाज जो कंपन के रूप में हमें सुनाई देती है, वह भी प्लूत ध्वनि है। बहुत बार पूछा गया है सतकनी ध्वनि। कई बार हम कोई चीज कुएं में गिराते हैं, कोई चीज हम कुएं में गिराते हैं, तो धम धम की आवाज बहुत बार रिपीट होती है, उसे भी क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लूत कहा जाता है। उसे भी क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लूत कहा जाता है। अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसकी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस जवाब की प्रतीक्षा आप कल शाम से कर रहे हैं, कल की क्लास समाप्त हो जाने के बाद आपके जहन में इसका सवाल था कि ये क्या होता है, किसे कहा जाता है, बहुत अच्छे से आपके समझ में आ चुका कि प्लूत किसे कहा जाएगा। यहां तक की बात हो जाने के बाद दोस्तों अब मैं बढ़ना चाहूंगा आगे। क्या कि प्लूत स्वर कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिएगा, यदि आपको संख्या पूछ ली जाए प्लूत स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो प्लूत स्वरों की संख्या होती है कितनी? 8। कितनी होती है दोस्तों? 8 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। यदि आपको प्लूत स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। वो 8 कौन कौन से होते हैं? वे 8 कौन कौन से होते हैं? 8 स्वरों में ध्यान देना, एक तो आता है आपका हर स्वर में से तो ए, और इसके अलावा साथ के साथ जो दीर्घ में है इन्हें हम प्लूत रूप में बदल सकते हैं। साथ के साथ जो दीर्घ में है वो, और एक आपका कौन सा? ए। अब आपके जहन में एक सवाल उठेगा कि सर अगर आप ह्रस्व स्वरों में से ए को शामिल कर लिए तो यहाँ पर छोटी ई भी आती है, छोटा ऊ भी आता है और री भी आता है, इनको आपने प्लूत स्वर में क्यों नहीं गिना? इनको हमने प्लूत में क्यों शामिल नहीं किया? ध्यान देना दोस्तों, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं यहां से भी। यदि आप इस लघु ई को लंबे समय तक लगातार बोलोगे दोस्तों, तो ये प्लूत बनने से पहले, दीर्घ बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों? जैसे ई, अब जैसे आपने ई को लंबा उच्चारित किया, ई किस में बदल गई? दीर्घ में बदल गई। अब प्लूत रूप धारण करेगा तो आपका कौन सा स्वर धारण करेगा? दीर्घ स्वर आपका प्लूत में बदलेगा, न कि लघु स्वर बदलेगा। क्यों? क्योंकि लघु स्वर पहले किस में बदल जाता है? दीर्घ में बदल जाता है, और उसके बाद उसका रूप किस में बदलता है? प्लूत में बदलता है। लेकिन ए को आप कितनी भी देर तक बोलते रहो, ए का आ कभी नहीं बनता, वो ए ही रहेगा। ए को आप कितनी ही देर तक बोलते रहो, ए का ए ही होता है, वह आ कभी नहीं बनता। बिल्कुल दोस्तों, ध्यान से सुनने की बात है, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनने की बात है। कुछ एक के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि प्लूत स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। मैं बता देना चाहूंगा, प्लूत स्वरों की संख्या मूल व्याकरण या संस्कृत में होती है दोस्तों 9। कितनी होती है? 9, क्योंकि वहां पर दीर्घ री को और शामिल किया जाता है। वह वहां पर किसको शामिल किया जाता है? दीर्घ री स्वर को और शामिल किया जाता है। तो प्लूत स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? 9 हो जाती है। हिंदी में यदि आपसे पूछा जाए तो कितने होते हैं? 8। बिल्कुल डाटा पे भरोसा कीजिए, रटी रटाई बातें हमें नहीं पढ़नी है, रटे रटाए तथ्य हमें नहीं पढ़ना है। हर एक कंसेप्ट को आपको मैं बिल्कुल सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा हूं। बिल्कुल फैक्ट बातें हम पढ़ रहे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। बस आराम से धैर्य से सुने तो आपकी सारी चीजें आराम आराम से क्लियर हो जाएंगी। यह वाली बात ध्यान देना, मात्रा व इनको बोलने में समय जो लगता है, इसके आधार पर इनके प्रकार कितने किए दोस्तों? 3। ह्रस्व, लघु और ह्रस्व लघु या दीर्घ गुरु
अंतिम आता है कौन सा, प्लूत। यहां तक की बात मैं कर चुका हूं। अब बढ़ता हूं अगले प्रकार पे। ध्यान देना, अब मैं बता रहा हूं कि परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, इसमें से क्या चीज पूछी जा सकती है। तो परीक्षा की दृष्टि से हमें केवल यहां पर जो याद रखने की बात है वो कौन सी है कि लघु स्वर कौन कौन से होंगे और दीर्घ स्वर कौन कौन से होंगे। क्यों जरूरी है ये जानना, क्योंकि हमारे संधि में सबसे ज्यादा प्रयोग हम किनका करेंगे, हर्ष और दीर्घ का ही। प्लुत स्वरों का प्रयोग संधि में नहीं किया जाता दोस्तों। प्लुत स्वर 8 होते हैं, एक तो केवल आपका से, ए और इसके अलावा साथ के साथ दीर्घ, इन कुल 8 स्वरों को प्लुत कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आगे की। दूसरा आधार, ध्यान से सुनना बिल्कुल दोस्तों। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो कृपया एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें, अब इसका जो दूसरा आधार आता है स्वरों के वर्गीकरण का दूसरा आधार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान देना, ओष्ठ आकृति के आधार पर। किसके आधार पर मित्रों, ओष्ठ आकृति के आधार पर। बहुत अलग चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना इसको। अब यहां से रटने के तथ्य नहीं है, कोई रटना नहीं है, मैथ्स की तरह है, पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट है इसका। पूरी की पूरी व्याकरण को अंगुलियों पे नचाना है हमें। कैसे, जब इसको मनोयोग से सुनोगे, धैर्य के साथ समझोगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूं और एक बात को मैं बहुत बार रिपीट भी करता हूं। आपको एक बार एक लाइन शीघ्रता से सुनने को मिल जाती है तो धैर्य रखा करें। वही बात आपके कानों में 5-6 बार वापस से दोहराऊंगा मैं। हर बात को मैं बहुत बार दोहरा देता हूं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपका उद्देश्य लिखना नहीं होना चाहिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगी और ई उत्कर्ष ऐप पर ई बुक के रूप में भी ये चीजें मिल जाएंगी, जहां से आप अपने प्रश्न भी बना सकते हो, अपने नोट्स ऐड भी कर सकते हो। ध्यान देना, अभी तक आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कीजिए और टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए। अब अगली जो बात आती है दोस्तों वह क्या आती है कि ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में होता है। तो पहला ही प्रश्न का जो उत्तर होता है वह दोस्तों क्या होता है, 2। ओष्ठ आकृति के आधार पर इन स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है मित्रों, 2 भागों में किया जाता है। कितने भागों में किया जाता है, 2 भागों में किया जाता है। हाँ, वो 2 भाग कौन कौन से हैं, नाम सुनना। एक नाम आता है वृत्ताकार स्वर। एक नाम क्या आता है मित्रों, वृत्ताकार स्वर। और दूसरा इसका ठीक विलोम अवृत्ताकार स्वर। हम किसी स्वर को बोलते हैं, किसी भी स्वर का उच्चारण किया जाता है तो होठों की आकृति या ओठों की जो आकृति होती है उसी के आधार पर हम ओष्ठ आकृति का नाम रख दिए और उसी के आधार पर प्रकार भी 2 रख दिए। क्या क्या, एक नाम आता है मित्रों वृत्ताकार। एक नाम क्या आता है मित्रों, वृत्ताकार। और दूसरा नाम आता है मित्रों अवृत्ताकार। अवृत्ताकार क्या है और वृत्ताकार क्या है। देखो, इस शब्द का यदि संधि विच्छेद करें तो वृत्ताकार का टुकड़ा होगा वृत्त धन आकार। वृत्त धन आकार अर्थात वे स्वर जो जिनका उच्चारण करते समय ओठ वृत्त की तरह गोल होते प्रतीत होते हैं, वृत्त के आकार में गोल होते प्रतीत होते हैं। या मैं सरल शब्दों में कहूं कि मुंह है गोल खुलता है, होंठ ऐसे लगता है जैसे गोल वृत्त की तरह खुल रहे हों। हाँ, कहीं ऐसा ना हो आप प्रकार लगा के चाप लगाने लग जाएं मित्रों। ऐसा नहीं कि ठीक गोल ही होगा, पर लगेगा कि जैसे मुंह है गोल खुल रहा है। ओष्ठ आकृति वृत्त की तरह गोल होती नजर आएगी। ओष्ठ आकृति जो है ऐसे वृत्त की तरह गोल खुलेंगे तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ वृत्त की तरह गोल खुलते हैं या वृत्त के आकार में खुलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। दूसरा आता है कौन सा, अवृत्ताकार। यहां और यहां केवल एक ही अंतर है, क्या, ए उपसर्ग जुड़ा हुआ है। जो ओष्ठ आकृति के आधार पर दूसरा प्रकार है उसमें केवल क्या जुड़ा हुआ है, ए उपसर्ग जुड़ा हुआ है दोस्तों। और जब ए उपसर्ग के रूप में जुड़ा हुआ हो तो उसका अर्थ निकलता है क्या, नहीं। अर्थ क्या निकलता है, नहीं निकलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिनको बोलते समय होंठ वृत्त के आकार में खुलते हों, किसके आकार में, वृत्त के आकार में खुलते हों, तो वृत्त के आकार में जब होंठ खुलते हैं तो वो तो होता है कौन सा, वृत्ताकार स्वर। और यहां पर ए का मतलब होगा नहीं, अर्थात वृत्त के आकार में नहीं खुलते। वृत्त के आकार में ओंठ नहीं खुलते। वृत्त के आकार में जब ओंठ नहीं खुलते तो वहां कौन सा होता है, वृत्त के आकार में ओंठ नहीं खुलते तो वहां कौन सा होता है दोस्तों, अवृत्ताकार स्वर। वहां कौन सा होता है दोस्तों, अवृत्ताकार स्वर होता है। कौन सा होता है, अवृत्ताकार स्वर होता है। दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, वृत्ताकार को आप वृत्तमुखी भी कह सकते हो। वृत्ताकार जो स्वर होता है दोस्तों, वृत्ताकार जो स्वर होता है दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है, वृत्तमुखी। क्या कहा जाता है दोस्तों, वृत्तमुखी।
अर्थात मुख को वृत्त की तरह कर देने वाले, और अवृत्ताकार को कह सकते हैं अवृत्तमुखी। क्या कह सकते हैं? अवृत्तमुखी कह सकते हैं। अब यहां पर यह समस्या नहीं आएगी कि वृत्ताकार क्या होता है और अवृत्ताकार क्या होता है। बिल्कुल, अगर आप शब्दों को गौर से सुनोगे, गौर से पढ़ोगे, तो शब्द में ही हिंदी की परिभाषाएं छुपी हुई हैं। समस्त हिंदी व्याकरण में मैं आपको अलग से कोई परिभाषा नहीं बताऊंगा, किसी टॉपिक की अलग से परिभाषा नहीं बताऊंगा कि ये रट लीजिए। केवल और केवल आपको शब्द समझना है, परिभाषा आप स्वयं बता दोगे कि सर इस शब्द के अनुसार तो इसका मतलब यह होगा या इसकी परिभाषा यह होनी चाहिए। दोस्तों देखो, वृत्ताकार का मतलब क्या हुआ? वृत्त के आकार में। किसकी आकृति? ओष्ठ की आकृति। वे स्वर जिन्हें बोलते समय ओष्ठ की आकृति वृत्त के आकार में हो जाती है या वृत्तमुखी हो जाता है, तो उन्हें वृत्ताकार या वृत्तमुखी कहा जाएगा। और जिन स्वरों को बोलते समय ओष्ठ आकृति वृत्त के आकार में नहीं होती, ए उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ए उपसर्ग का मतलब क्या होता है? नहीं। वे स्वर जिन्हें बोलते समय ओंठ वृत्त के आकार में नहीं खुलते, उन्हें क्या कहा जाता है? अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार कहा जाता है। अब बात आती है क्या कि कौन से वृत्ताकार होते हैं और कौन से अवृत्ताकार होते हैं। कौन से वृत्ताकार होते हैं और दोस्तों कौन से अवृत्ताकार होते हैं? ध्यान दीजिए, वृत्ताकार स्वर यदि आपसे पूछे जाएं तो इसमें एक तो आता है क्या? उ, एक आता है दीर्घ उ, इसके बाद एक आता है दोस्तों ओ, और एक आता है दोस्तों क्या? आपका औ। ये चार जो स्वर होते हैं वो होते हैं आपके वृत्ताकार स्वर। क्या होते हैं? वृत्ताकार स्वर। स्वर याद कैसे होंगे? बहुत अच्छी बात बता देता हूं आपको, रटना नहीं होना चाहिए। आपको परिभाषा समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब एक तरफ के स्वरों का ध्यान रखना है हमें। एक तरफ में कितने स्वर आ रहे हैं? केवल 4 स्वर आ रहे हैं। कौन कौन से स्वर आ गए दोस्तों? कौन कौन से स्वर आ गए? एक तो आपका आ गया कौन सा? लघु उ, एक आपका कौन सा आ गया? दीर्घ उ, और एक आपके कौन सा आ गया? ओ आ गया दोस्तों। कौन सा आ गया? ओ आ गया। और एक आ गया कौन सा आपके दोस्तों? औ आ गया। कौन सा आ गया? औ। इन 4 स्वरों को कहा जाता है वृत्ताकार या वृत्तमुखी। शेष रहे सभी किस में चले जाएंगे? अवृत्ताकार में। किस में चले जाएंगे दोस्तों? अवृत्ताकार में। तो यहां पर कौन कौन से आ जाएंगे? ए, आ, उसके बाद में ई, दीर्घ ई, री, ए और ऐ। इन 7 स्वरों को कहा जाता है दोस्तों अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। क्या कहा जाता है दोस्तों? अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। यहां पर ध्यान देने वाली बात है क्या, आपको मैं एक बार पूछूंगा, जब हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण आएगा और जब वर्णों का उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो उस समय आपको मैं एक सवाल पूछूंगा कि ऊ और बड़ा ऊ वृत्ताकार होता है या अवृत्ताकार होता है, क्योंकि इनका स्थान ओष्ठ्य वर्णों में गिना जाता है। किसमें गिना जाता है दोस्तों? इन दोनों को ओष्ठ्य वर्णों में गिना जाता है, ओष्ठ्य स्वर कहा जाता है। तो यह चीज हमें पता होनी चाहिए। उस समय आपको मौन नहीं साधना, बिल्कुल प्रश्न का जवाब देना है। मैं बार बार कह रहा हूं, आगे पढ़ाए जाने वाले बिंदु का मैं संकेत दे रहा हूं कि मैं आने वाली कक्षाओं में इस बारे में चर्चा करने वाला हूं, और यदि पुरानी पढ़ाई हुई बात की आवश्यकता पड़ी तो मैं उसका भी दोहरान करूंगा कि पहले हम इस बिंदु में यह बात पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां तक की बात तो हमें पता चल चुकी कि वृत्ताकार क्या होता है और अवृत्ताकार क्या होता है। वृत्ताकार क्या होता है और अवृत्ताकार क्या होता है? वे स्वर जिन्हें बोलते समय होंठ वृत्त के आकार में गोल खुलते हैं या वृत्त की तरह मुख हो जाता है, उसे वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर कहा जाएगा। संख्या में 4 होते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। फिर हमने जाना क्या, अवृत्ताकार स्वर किसे कहा जाएगा। अवृत्ताकार का मतलब क्या हो गया? अवृत्ताकार का मतलब क्या हो गया? वे स्वर जिनको बोलते समय ओंठ वृत्त के आकार में नहीं खुलते, इसके अलावा चाहे कैसे भी रहे, मुंह पूरा खुले या पूरा बंद हो जाए, लेकिन वृत्त के आकार में नहीं होता, इसे कहा जाता है अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। क्या कहा जाता है दोस्तों? अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी कहा जाता है। और ऐसे स्वरों की संख्या होती है दोस्तों 7। क्या होती है? 7 होती है। और कौन कौन से होते हैं? वृत्ताकार के अलावा शेष रहे सभी स्वरों को किस में गिना जाएगा? अवृत्ताकार में गिना जाएगा। यहां तक की बात आपको पता है। अब एक नया स्वर सुनिए, एक नई चीज बता रहा हूं आपको। परीक्षा में ये दोनों नहीं पूछे और क्या पूछा गया वो सुनिए। एक स्वर हम पढ़ेंगे, नाम सुना होगा, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए, इसका नाम क्या होता है? एक स्वर हम हिंदी में प्रयुक्त लेते हैं विदेशी शब्दों में, इसका नाम क्या होता है? इस स्वर का, इस स्वर का नाम क्या होता है दोस्तों? इसे कहा जाता है आगत स्वर। क्या कहा जाता है दोस्तों?
आगत स्वर, क्योंकि यह हिंदी में संस्कृत से नहीं आया और न हिंदी ने इसे स्वयं बनाया है। यह अंग्रेजी भाषा का स्वर है। यह क्या है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा का स्वर है। अंग्रेजी भाषा अर्थात विदेशी भाषा का स्वर है, इसलिए इसे विदेशी स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे विदेशी स्वर कहा जाता है, और ये विदेशी भाषा से हिंदी में आया है, इसीलिए इसे आगत स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आगत स्वर भी कहा जाता है। इसे मेहमान स्वर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मेहमान स्वर भी कहा जाता है। और इसे आप चाहें तो हिंदी वालों ने इसे ग्रहण कर लिया, इसलिए इसको गृहीत स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गृहीत स्वर भी कहा जाता है। मेरा सवाल क्या था? ये नाम बताना मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल यह है कि यदि आपको इस अर्धचंद्र बिंदु को, जिसमें चंद्रमा तो है लेकिन बिंदु नहीं है, ध्यान से समझना दोस्तों, मैं यहां से आपको अलग अलग चीजें बताने वाला हूं। क्या कि जब चंद्रमा तो हो और बिंदु जो होती है यह भी दे दी जाए, तो इसे आप कहते हैं क्या दोस्तों? चंद्र बिंदु। क्या कह सकते हो आप इसे? चंद्र बिंदु। क्यों कहा चंद्र बिंदु? क्योंकि इसमें चंद्रमा भी है, इसमें चंद्रमा भी है और बिंदु भी है, इसमें चंद्रमा भी है और बिंदु भी है। लेकिन आपको चंद्रमा तो दे दिया जाए और ये बिंदु नहीं दे। जब चंद्रमा दे दिया जाए और बिंदु नहीं दी जाती, तो यह आदि चंद्र बिंदु होती है। क्या होती है दोस्तों? आदि चंद्र बिंदु होती है। और जब आदि चंद्र बिंदु होती है तो उसे आप कह सकते हो क्या? अर्धचंद्र बिंदु। क्या कहते हैं दोस्तों? अर्धचंद्र बिंदु। और इसके योग से बनने वाले शब्द भी क्या होते हैं? विदेशी होते हैं। क्या होते हैं? विदेशी होते हैं। जब मैं आपको विदेशी शब्द पढ़ाऊंगा उस समय इससे जुड़ते हुए बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं कि विदेशी शब्दों को कैसे पहचाना जाता है, तत्सम और तद्भव को कैसे पहचाना जाता है। बहुत सारे मेरे विद्वान साथियों के एक डिमांड भी आ रही है कि सर आप वचन पढ़ा दीजिए, लिंग और वचन पढ़ा दीजिए, काल पढ़ा दीजिए, कारक पढ़ा दीजिए। दोस्तों, पढ़ाने वाला मैं, एक समय सीमा भी इसी प्रकार से सुनियोजित की गई है। मैं खुद आपकी अंतिम कक्षा इसीलिए लेकर आता हूं कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके और आप लगातार बने रहिए। बहुत काम की चीजें और आपकी उपयोगिता में आने वाली चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ऐसे तथ्य रखने वाला हूं कि आप हर जगह, या मैं कहूं 5-5, 10-10 ग्रंथ पढ़ लेते हैं, उसके बावजूद भी आप उस वास्तविक कंसेप्ट को समझ नहीं पाएंगे जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। और केवल एक बिंदु के लिए नहीं, मैं आपको फिर से भरोसा दिलाता हूं, यह पूरा पाठ्यक्रम चलने वाली क्लास है। इसका समय भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगा। यदि बदला जाता है तो आपको बहुत पहले सूचित कर दिया जाएगा कि अब इस समय सारणी में बदलाव होगा। समय रहते आपको बता दिया जाएगा। तो मित्रों, आप केवल लगातार बने रहिए। इसके बाद का आप इसके बाद का कार्य आप उत्कर्ष टीम पे छोड़ दीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको पाठ्यक्रम पूरा ही मिलेगा, आपको निःशुल्क मिल रहा है। इसका लाभ लें और इसका लाभ लें। और लाभ लेने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, यदि आप दे सकते हैं तो एक लाइक दीजिए, यदि आप दे सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप दे सकते हैं तो ऐप को इंस्टॉल कीजिए, यदि आप दे सकते हैं तो टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए। यह तरीका नहीं है कि आपने आज 200 कमेंट लिख दिए, यह देना नहीं होता है दोस्तों। इससे आपका पहचान होता है क्या? ज्ञान, कि आप कितना पढ़ पाते हैं, कितना सम्मान की भाव रखते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना इस बात को। सारी चीजें बताऊंगा, काव्य शास्त्र भी मैं करवाने वाला हूं, साहित्य का इतिहास भी मैं करवाने वाला हूं, रीट की शिक्षण विधियां भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और कक्षा 11 और 12वीं की पुस्तकें जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा वाले मेरे दोस्त हैं, उनके लिए मैं उनका भी एक सेगमेंट लेके आने वाला हूं। केवल निरंतर बने रहिए, आपको सब चीजें मिलेंगी। केवल धैर्य रखिए। ध्यान दें, हम बात करते हैं कौन से की? आगत स्वर की। इसके नाम होते हैं मेहमान स्वर, विदेशी स्वर, आया हुआ स्वर, गृहीत स्वर। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि आपको पूछा जाए, बताइए दोस्तों, ये आगत स्वर वृत्ताकार होता है या अवृत्ताकार होता है? आगत स्वर वृत्ताकार होता है या अवृत्ताकार होता है? तो ध्यान देना दोस्तों, यदि आगत स्वर के बारे में पूछा जाए तो आगत स्वर सदैव किस में गिना जाएगा? वृत्ताकार में गिना जाएगा। मैं वापस से बता रहा हूं इसको। यदि विदेशी स्वर के लिए आपसे पूछ लिया जाता है कि यह कौन सा होता है दोस्तों, तो यह भी विदेशी होता है। सॉरी, वृत्ताकार होता है। क्या होता है दोस्तों? वृत्ताकार होता है, जो कि विदेशी या मेहमान स्वर के नाम से जाना जाता है। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई क्या? ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के दो प्रकार होते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार वे जिनको बोलते समय होंठ वृत्त की तरह गोल होते प्रतीत होते हैं, वृत्ताकार कहलाते हैं। संख्या में 4 होते हैं। बिल्कुल, यदि आपको संख्या पूछी जाए तो आप इस विदेशी को नहीं गिनेंगे, आप केवल 4 ही बताएंगे। ऋस्व उ, दीर्घ उ
ओ और औ, और उसके बाद में यदि अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी पूछा जाता है तो संख्या केवल 7 ही बतानी है दोस्तों। इनकी संख्या कितनी बतानी है? 4। ये तो अतिरिक्त स्वर है, मेहमान स्वर है, आगत स्वर है, गृहीत स्वर है, विदेशी स्वर है। इसका स्थान पूछे तो इसे भी क्या नाम देंगे आप? वृत्ताकार देंगे। क्या नाम देंगे? वृत्ताकार देंगे। यहां तक की कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है। मात्राएं की चर्चा भी करेंगे, मैं आपको वर्णों में मात्रा गिनना भी सिखाऊंगा, क्योंकि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में किसी शब्द में मात्राएं के गिनने का टॉपिक आता है, प्रश्न पूछे जाते हैं वहां से। केवल आप धैर्य बनाए रखिए, केवल आप धैर्य बनाए रखिए। मैंने कल भी आपको कहा था कि जब मैं ये कह दूं कि मेरी तरफ से यह बिंदु पूरा हो चुका, उसके बाद यदि आपके एक सवाल भी बच जाए तो मैं उसका जवाब दूंगा दोस्तों। केवल आप एक बार पूरा सुने तो सही, धैर्य के साथ लगातार जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे आधार पर, ध्यान दो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ध्यान दें, तीसरा आधार जो हम ले रहे हैं स्वरों के वर्गीकरण का, जो तीसरा आधार आता है वह आता है क्या दोस्तों? जीभ की क्रियाशीलता। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर यह क्या चीज है? सुनिए, नाम से समझो इसको। जीभ की क्रियाशीलता, जब हम किसी बात को बोलते हैं, किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो मुंह का सबसे ज्यादा क्रियाशील अंग होता है जीभ या जीवा जिसको कह सकते हैं। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर वे कौन से स्वर है जिसको बोलते समय जीभ का आगे वाला भाग क्रियाशील होगा, वह कौन से स्वर है जिसको बोलते समय जीभ का पीछे वाला भाग क्रियाशील होगा, वे कौन से स्वर हैं जिन्हें बोलते समय जीभ का मध्य भाग क्रियाशील होगा। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर जो मैं स्वरों का वर्गीकरण करने वाला हूं दोस्तों, इसके आधार पर जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। और वो 3 कौन कौन से होते हैं, इस चीज को समझो, इस चीज को समझिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा घर है, जैसे मान लीजिए दोस्तों यह हमारा घर है, जैसे मान लीजिए दोस्तों क्या है, ये हमारा घर है और हम सभी यहां खड़े हैं। बहुत अच्छे से समझना इस कंसेप्ट को, बहुत अच्छे से समझना इस कंसेप्ट को। हिंदी व्याकरण में आपको पहली बार ऐसा सुनने में मिलेगा कि हम मॉडल चार्ट के द्वारा, किसी डायग्राम के द्वारा भी व्याकरण को समझ सकते हैं। रटने की तरीका छोड़ दीजिएगा, रटन की शिक्षा नहीं लेनी है, हमें सिर्फ थीम समझनी है बिंदु की। क्या? मान लीजिए यह हमारा घर है और हम सभी यहाँ खड़े हैं। प्रतिस्पर्धा हो जाती है सभी में, क्या कि पहले यहां से दौड़कर घर तक कौन पहुंचता है, पहले घर तक कौन पहुंचता है। कुछ एक मेरे मित्र दौड़ना आरंभ करते हैं और दौड़ते दौड़ते यहां तक पहुंचे। कुछ एक ने दौड़ना आरंभ किया जो यहां तक आ पहुंचे, अर्थात घर के पास तक पहुंच गए। कुछ एक मेरे मित्र दौड़ना आरंभ करते हैं और मध्य में ही पहुंच पाए। कुछ एक ने दौड़ना आरंभ किया और मध्य में ही रह जाते हैं। और कुछ एक मेरे मित्र हैं जो दौड़ते दौड़ते पीछे ही रह गए, अर्थात वो इतना शीघ्रता से नहीं दौड़ पाए, इतना तीव्र दौड़ने में धावक नहीं थे। अब ध्यान देना, जो सबसे आगे है उसे हम क्या कहेंगे? अग्र। क्या कहेंगे दोस्तों? अग्र कहेंगे। जो बीच में है उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? मध्य। और जो पीछे है उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? पश्च कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? पश्च कहा जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, आप केवल कमेंट लिखने का अपना उद्देश्य मत बनाइए, आप कमेंट लिखना ही अपने जीवन का उद्देश्य मत बनाइए। बहुत अलग चीज बताने वाला हूं। आप इन नामों को रटते आए हो, अब आप ये नाम रटने नहीं है। हमें पता चल चुका कि जो सबसे आगे विद्यार्थी था उसे हमने कहा क्या? अग्र। जो बीच में था उसे क्या नाम दिया? मध्य। उसे क्या नाम दिया दोस्तों? मध्य। और जो पीछे था उसे क्या कहा? पश्च कहा। अब मैं इसको जोड़ रहा हूं, अब मैं इसे जोड़ रहा हूं क्या? अपने आधार से मैं कहूं कि यह कोई रास्ता नहीं था बल्कि जीवा है या जीभ है। यह क्या है? जीभ है। और यह जीभ का कौन सा भाग है दोस्तों? अग्र भाग है। ये जीभ का कौन सा भाग है दोस्तों? अग्र भाग है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि किसी स्वर को बोलते समय जीभ का यह आगे वाला भाग सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है तो उस स्वर को नाम दिया जाता है दोस्तों क्या? उस स्वर को नाम दिया जाता है क्या दोस्तों? अग्र स्वर। क्या नाम दिया जाएगा दोस्तों? अग्र स्वर कहा जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा दोस्तों? उसे अग्र स्वर कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? अग्र स्वर कहा जाएगा। और यदि आपको कहा जाए कि जो ये बीच में रहा, अर्थात यदि किसी स्वर को बोलते समय जीभ का मध्य भाग क्रियाशील रहे तो वह क्या होगा? मध्य स्वर होगा। वह क्या होगा दोस्तों? मध्य स्वर होगा।
और यदि किसी स्वर को बोलते समय जीभ का पीछे वाला या पश्च भाग क्रियाशील रहे तो वह कहलाता है कौन सा? पश्च स्वर। उसको क्या नाम देंगे दोस्तों? पश्च स्वर नाम देंगे। क्यों नाम देंगे? क्योंकि हमारा बांटने का आधार ही क्या था? जीभ की क्रियाशीलता। बांटने का आधार ही क्या था? जीभ की क्रियाशीलता। कि वे स्वर जिन्हें बोलते समय जीभ का आगे वाला भाग क्रियाशील हो, अग्र भाग क्रियाशील हो, वह कहलाता है अग्र स्वर। मध्य भाग क्रियाशील हो तो उसे कहते हैं मध्य स्वर, और पश्च भाग क्रियाशील हो तो उसे कहा जाता है क्या? पश्च स्वर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पश्च स्वर कहा जाता है। अब बात आती है अग्र कौन सा होगा और मध्य कौन सा होगा और पश्च कौन सा होगा? अग्र कौन सा होगा, मध्य कौन सा होगा और पश्च कौन सा होगा? मैं लिख रहा हूं। अब आपका टाइप करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, केवल ध्यान देना है अपने मोबाइल स्क्रीन पे, अपने कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए कि मैं इन स्वरों को किस तरीके से लिख रहा हूं। देखिए, अग्र स्वर में आता है मित्रों ई, दीर्घ ई, ए, ऐ और री। मध्य में आता है केवल दोस्तों क्या? ए। क्या आता है दोस्तों? ए आता है। और पश्च की बात की जाए तो पश्च स्वर में आता है देखो आ, उ, दीर्घ उ, आपका ओ और औ। मैंने कैसे लिख दिए? याद थे मुझे इसलिए लिख दिए, या मैं रट रखा हूं इसलिए लिख दिए? नहीं दोस्तों, इनकी वजह है, इनकी वजह है। आपको भी एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा जिससे आप कभी याद, बिल्कुल बिल्कुल आप इनको कभी याद करने पर जोर ही नहीं दोगे। क्यों? भूलोगे ही नहीं तो याद की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। कैसे? मैंने इनको कैसे लिखा? अग्र स्वर कौन कौन से हैं? देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और री। लघु ई, दीर्घ ई, ए, ऐ और री। मध्य की बात की जाए तो मध्य स्वर कौन सा है? केवल एकमात्र ए। और पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं? आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। अब बात आती है याद कैसे हो? याद कैसे हो? मान लीजिए मुझे याद नहीं है और अब आपको याद करवा रहा हूं। समझो कैसे। आपको केवल एक स्वर याद रखना है। आपको केवल एक स्वर याद रखना है। कौन सा दोस्तों? जो सबसे छोटा है, जिसकी कोई मात्रा संकेत अलग से नहीं होता, जिसका कोई अलग से मात्रा संकेत नहीं होता। मैं बहुत सारी चीजें तो आपको बोल बोल के क्लियर करवा दूंगा, अलग से बिंदु लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे बहुत सारे विद्वान साथियों के सवाल है कि सर इनकी मात्राएं कैसे होती हैं, ए की मात्रा क्यों नहीं मानी जाती? अब उनको यह भी तो नहीं पता ना कि ए उदासीन स्वर होता है। ए क्या होता है दोस्तों? उदासीन स्वर होता है। यह अवग्रह के रूप में भी बदल सकता है। इसका मात्रा संकेत स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि जब यह जुड़ जाता है तो हलंत का स्थान ले लेता है। अर्थात ए स्वर यदि किसी वर्ण में जोड़ा जाएगा तो उसका हलंत हटाया जाएगा। यह चीज जब मात्रा संबंधी बिंदु पढ़ाऊंगा उस समय मैं इस बारे में बात करने वाला हूं। बिल्कुल अभी मैंने मात्राएं पढ़ाई नहीं, आप इसकी, हाँ बिल्कुल इस प्रकार की आपके दिमाग में यह चीज सोच आनी ही नहीं चाहिए कि यह चीज मैं छोड़ रहा हूं। कुछ नहीं छोड़ने वाला, कुछ नहीं छोड़ने वाला। हर महीन पहलू पर बहुत बारीकी से बात करूंगा। ध्यान दो, आपको केवल एक स्वर का याद रखना है। कौन सा? ए स्वर। और ए सभी स्वरों में बिना मात्रा के केवल ए ही लिखा जा रहा है। अर्थात ए सबसे छोटा है, और जो घर में सबसे छोटा है उसे हम कहाँ रखते हैं? घर के मध्य रख रहे हैं, अर्थात बीच में रख रहे हैं। तो ए स्वर कौन सा होता है? मध्य स्वर होता है। ए स्वर कौन सा होता है दोस्तों? मध्य स्वर होता है। अब उसके बाद देखो, ए के बाद क्या आता है? आ। अर्थात मध्य के बाद में क्या आएगा? पश्च स्वर। अर्थात आ को कहां लिखा जाएगा दोस्तों? पश्च में लिखा जाएगा। कहां लिखा जाएगा? पश्च में लिखा जाएगा। इसके बाद एक स्वर समूह है ऊपर लिख दीजिए, एक स्वर समूह है नीचे लिख दीजिए। जैसे ई और बड़ी ई ऊपर लिख दिया तो ऊ और बड़ा ऊ नीचे लिख देंगे। उसके बाद री अकेला है, छोड़िए। एक बार ए और ऐ को ऊपर लिख दीजिए और ओ और औ को नीचे लिख दीजिए। ओ और औ को नीचे लिख दीजिए। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर हम 5 स्वर लिख चुके हैं, आ, उ, ओ और औ, जबकि इधर कितने हैं? 4। अतः री भी इधर ही लिख दिया जाएगा ताकि दोनों तरफ बराबर हो सके, ताकि दोनों तरफ क्या हो सके? बराबर हो सके। यह तरीका भी यदि आपको याद नहीं हो, यह तरीका भी अब अगर आपको याद ना हो तो इसका एक तीसरा तरीका और बता देता हूं दोस्तों। फिर से सुनिए कि यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य स्वर कौन सा होगा तो केवल एक स्वर का याद रखना है। कौन सा होता है? ए। मध्य स्वर कौन सा होता है? ए होता है। मध्य स्वर कौन सा होता है दोस्तों? ए होता है। अब उसके बाद वे स्वर, ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना इसको। ऐसा कोई भी स्वर, ए के अलावा ऐसा कोई भी स्वर जिसे लिखने से पहले आपको 3 लिखना पड़े,
जिसे लिखने से पहले आपको 3 का डिजाइन बनाना पड़े, वो तीसरे नंबर पर लिखे जाएंगे। वो कहाँ लिखे जाएंगे दोस्तों? तीसरे नंबर पर लिखे जाएंगे। वो 3 नंबर पे या तीसरे प्रकार में आते हैं, अग्र मध्य और कहाँ पे आ जाएंगे? वो पश्च में आएंगे। जैसे हमें 3 लिख करके सबसे पहला स्वर बना लिया, कौन सा? उ। उसके बाद 3 लिख करके मैंने बना दिया कौन सा? दीर्घ उ। उसके बाद मैंने 3 लिख के बना दिया दोस्तों ओ, और उसके बाद 3 लिख के बना दिया मैंने दोस्तों कौन सा? औ। और एक 3 लिख के आता है दोस्तों कौन सा? आ। 3 लिख करके कौन सा आता है? आ आता है। अब बात आती है क्या? बचे हुए किस में चले जाएंगे? बचे हुए आप पहले नंबर में लिख दीजिए। देखो, ई से भी आप इक बोलते हो, बड़ी ई से भी आप इक बना रहे हो, ए यानी कि एक, ए यानी भी एक, और बचा कौन सा है? री। ये सारे के सारे एक नंबर पे आ गए। जिसको लिखने के लिए 3 लिखा वो तीसरे में लिख दिए, और केवल एक स्वर को याद रखा है दोस्तों हमने, कौन सा? ए। वो कहाँ लिखा जाएगा? मध्य स्वर लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा दोस्तों? मध्य स्वर लिखा जाएगा। बात आती है इसके लॉजिक की, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, तो सुन लीजिएगा एक बार, मैं अब शीघ्रता से बोल देता हूं। वे स्वर जिन्हें बोलने में जीभ की क्रियाशीलता कैसी होती है, उसी आधार पर हम इन्हें 3 भागों में बांट रहे हैं। अगर अग्रभाग क्रियाशील रहे तो अग्र स्वर होगा, मध्य भाग क्रियाशील रहे तो मध्य स्वर होगा, और पीछे वाला भाग क्रियाशील रहे तो पश्च स्वर होगा। और कौन कौन सा किसमें लिखा जाता है, यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बिल्कुल, अब हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आगे बढ़ सकें। ये हमारे स्वरों को बांटने के 3 आधार पूरे हो चुके हैं दोस्तों। अब जो चौथा आधार मैं लेने वाला हूं उसका थोड़ा सुनिए। जो चौथा आधार स्वरों को बांटने का है, वहां से आपको सीधा प्रश्न मिलता है, वहां से आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। और वो चीज सुनिए, नाम ही उसका याद नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या कहां आती है दोस्तों? वो नाम याद नहीं होते कि नाम क्या है। बिल्कुल, चौथा आधार जो मैं बांटने वाला हूं, वह चौथा आधार इन स्वरों के विभाजन का है। क्या? तालु की स्थिति। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों को बांटने का जो अगला आधार है वो क्या है दोस्तों? तालु की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? तालु की स्थिति के आधार पर। और प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अब ये 4 प्रकार संख्या में ज्यादा हैं, इसलिए सरल नहीं है या इसलिए कठिन नहीं है। इनकी वजह यह है कि इनके जो नाम होते हैं 4 प्रकारों के, वो नाम हमें याद नहीं रहते। अगर नाम याद रह जाएं तो प्रकार बांटना बहुत आसान होता है। बिल्कुल, मैं अब आपको नाम भी समझाऊंगा। बिल्कुल, अब आपको मैं उनके नाम भी समझाऊंगा और उनका कारण भी बताऊंगा। देखिए, इसके तालु के आधार स्थिति जो होती है, इस तालु की स्थिति के आधार पर प्रकार कितने हो गए? 4। तो मैं ये कह सकता हूं या नहीं, मैं यह कह सकता हूं या नहीं कि तालु की स्थिति 4 प्रकार की होंगी। तालु की स्थितियां कितने प्रकार की हो रही हैं दोस्तों? 4 प्रकार की हो रही हैं। इसीलिए हम कितना प्रकार लिख दिए? 4 प्रकार लिख दिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या कि वो 4 स्थितियां कौन कौन सी हैं। समझिए दोस्तों, देखना है इधर और समझना है आपको। अपने मुंह में महसूस करिए, जहां ऊपर और नीचे के दांत हैं, जहां ऊपर और नीचे दांत हैं, दांत जिस चीज के लगे हुए होते हैं उस भाग को कहा जाता है दोस्तों मसूड़ा। क्या कहा जाता है? मूर्धा कहा जाता है, मसूड़े कहा जाता है। दांत जिस चीज के लगे हुए हैं वह भाग क्या कहलाता है? यह तो है दोस्तों दंत। यह तो क्या है दोस्तों? दंत। दांतों से ठीक ऊपरी भाग, बिल्कुल दांतों से ठीक ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? मूर्धा। क्या कहा जाता है दोस्तों? मूर्धा कहा जाता है। मूर्धा नहीं कहना, मूर्धा, मसूड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मसूड़े कहा जाता है। अब हमें एक एक शब्द को सुनिए, एक एक शब्द को सुनिए कि दांतों से ठीक ऊपरी भाग को क्या कहा गया? मूर्धा। मसूड़े को हमें पता भी नहीं चलता कि कहां समाप्त हो गया और तालु शुरू हो जाता है। मसूड़ों का पता भी नहीं चलता कि कहां समाप्त हो गया और हमारे तालु शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? तालु शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं तालु। और तालु के समाप्त होने के ठीक बाद में होता है नासिका छिद्र, और यहाँ पर होती है काकल। यहाँ पर क्या होती है? गले में एक घंटी सी लटकी होती है, काकल जिसे बोला जाता है। अभी तक भी मैं मेरे बिंदु पे नहीं आया हूँ, आपको केवल जोड़ रहा हूँ। सुनिए आराम से, बहुत अलग चीजें सुनने में आएंगी। केवल और केवल आप तुक्का मार रहे हो। मैं वापस से बोल रहा हूँ, आप केवल तुक्का मार रहे हो। गलत चुनने के बजाय ध्यान बिल्कुल धैर्य से सुनिए, आप सही आंसर समझ जाओगे। क्या है दोस्तों? दांतों से ठीक ऊपरी भाग को मूर्धा या मसूड़े कहा गया। मसूड़ों के ठीक बाद में क्या आता है? तालु आता है। क्या आता है दोस्तों? तालु। और यह जो हमारे गले में एक लटकी होती है, इसको कहा जाता है दोस्तों काकल। क्या कहा जाता है? काकल। अब जो जीभ की स्थिति है वह क्या है? इन दांतों के बाद और इस जीभ के तालु के नीचे, दांतों के बाद में और
तालु के नीचे जीभ होती है, तो जो कहाँ जा रही है, गले में जा रही है। जो कहाँ जा रही है दोस्तों, गले में जा रही है। बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। अब यहां से तालु की स्थितियां होती हैं क्या, कि यह जो जीभ है, यह जो जीभ है और इस तालु की जो स्थिति है, अर्थात हमें मसूड़ों, समझा रहा हूं आपको, समझना, मसूड़े से और इन दंत से और इस काकल से हमें कोई वास्ता नहीं है, केवल तालु की स्थिति का ध्यान रखना है। तो तालु कहां हुआ, मसूड़ों के बाद में और नासिका छिद्र से पहले तक का भाग। तो ना बिल्कुल मसूड़ों के बाद में और नासिका छिद्र से ठीक पहले तक का जो ये ऊपरी भाग है, जीभ के ठीक ऊपर वाला भाग है, इसे क्या कहा गया दोस्तों, तालु कहा गया। और इस तालु की स्थितियां होती हैं 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। वो चारों स्थितियां कौन कौन सी हैं, वो चारों स्थितियां कौन कौन सी हैं, उन चारों स्थितियों को समझेंगे आराम से। देखो पहली स्थिति बता रहा हूं आपको, पहली स्थिति बता रहा हूं दोस्तों इसकी। मान लीजिएगा ये तालु है और ये जीभ है जो कहां जा रही है, गले में। अब समझना, केवल और केवल नजर बोर्ड पे होगी तो ही ये नाम समझ में आएगा, तो ही आप इस चीज को कर पाओगे। रटने को तो कोई भी रट लेगा, लेकिन जिंदगी भर याद रखने के लिए रटना नहीं, समझना पड़ेगा इस चीज को। यदि मैं कहूं जीभ का आगे वाला भाग तालु के अग्रभाग को स्पर्श कर लेता है, जीभ का आगे वाला भाग, जीभ का अग्रभाग तालु के आगे वाले भाग को स्पर्श कर लेता है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए मुंह बंद की स्थिति होगी या नहीं होगी, मुंह बंद की स्थिति होगी या नहीं होगी। यदि जीभ का अग्रभाग तालु के इस आगे वाले भाग को स्पर्श कर लेता है, तालु के इस आगे वाले भाग को स्पर्श कर लेता है, तो आगे का रास्ता क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे का रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया। आगे का रास्ता दोस्तों क्या हो गया, बंद हो गया। आगे का रास्ता क्या हो जाता है दोस्तों, बंद हो जाता है। अब इसी स्थिति को कहा जाता है क्या, बंद की स्थिति। क्या कहा जाता है दोस्तों, बंद की स्थिति। एक स्थिति नंबर, अभी मैं नाम भी बताऊंगा इनके, बिल्कुल अभी मैं नाम बताऊंगा, बहुत अलग से सुनना इनको। ये पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति सुनिए, यह तालु है और तालु का जो ठीक नीचे क्या होती है दोस्तों, जीभ होती है। तालु के ठीक नीचे क्या है, जीभ है। अब मैं कह रहा हूं कि जीभ अपने स्थान से, यह जीभ अपने स्थान से पीछे का भाग कहां स्पर्श करा लेती है, तालु के पीछे के भाग को स्पर्श करा देती है। कहां स्पर्श करा देती है, तालु के पीछे के भाग को स्पर्श करा देती है। वापस से सुनिए कि जो तालु है, इस तालु के ठीक नीचे जो जीभ है, इस जीभ का पश्च भाग, इस जीभ का जो गले की तरफ वाला भाग है, यह इस तालु को स्पर्श कर लेता है दोस्तों। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि मुंह आगे से तो खुला है, मुंह आगे से तो खुला है, पीछे से रास्ता बंद है। कई बार हम करते हैं कि छोटा बच्चा जो होता है मुंह को दूध, बिल्कुल मुंह को दूध से भर तो लेता है, निगलता नहीं। हम भी कई बार क्या करते हैं, मुंह में पानी रोकते हैं तो ढक्कन कहाँ लगाना पड़ता है, हम क्या करते हैं, जीभ के पश्च भाग को तालु से स्पर्श करा लेते हैं ताकि कोई भी मुंह में जो चीज है वह गले में न जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, ये तो रास्ता बंद है, लेकिन यह वाली स्थिति अर्थात मुंह आगे से क्या है दोस्तों, खुला। मुंह दोस्तों आगे से क्या है, खुला है। मुंह दोस्तों आगे से क्या है, खुला। अर्थात यह स्थिति होती है कौन सी, दूसरी। यह स्थिति कौन सी होती है दोस्तों, दूसरी होती है। बंद का विलोम क्या हो गया, खुला। अब जो ये बंद होता है इसे हम एक नाम से जानते हैं जिसे कहा जाता है क्या, समृत। क्या नाम दिया गया है दोस्तों, समृत। और समृत का जो विलोम शब्द आता है उसे कहा जाता है क्या, विवृत। एक बार क्या होता है, बिल्कुल एक एलडीसी के पेपर की बात बता रहा हूं दोस्तों आपको। पेपर में यह नहीं पूछा कि संवृत स्वर कौन सा होता है, पेपर में यह नहीं पूछा कि विवृत स्वर कौन सा होता है, पेपर में यह पूछ लिया कि समृत का विलोम क्या होता है। बहुत अलग चीज, बिल्कुल हम कुछ पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं, कहीं भी आ सकता है। जैसे आपको पिछले रिट वाले पेपर का उदाहरण दे रहा हूं, पिछले रिट वाले पेपर का एक उदाहरण दे रहा हूं, बिल्कुल आप पेपर मिला करके देख सकते हैं, हूबहू बात बता रहा हूं जो पेपर में हुआ ऐसा। एक हम समास पढ़ेंगे, बिल्कुल एक हम समास पढ़ेंगे द्विगु समास, एक हम क्या पढ़ेंगे, समास द्विगु समास, और एक समास पढ़ेंगे कौन सा, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में जो, बिल्कुल द्वंद्व समास में जो एक समास का उदाहरण आता है 31, एक शब्द आता है दोस्तों 31, ये बहुत फेमस उदाहरण है, यह बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है द्वंद्व समास में। कौन सा, 31 वाला। अब ये 31 शब्द पेपर में कैसे पूछ लिया, 31 का अंकों में, ये अंकों में 31 लिख दिया और पूछ लिया शब्दों में कैसे लिखा जाएगा, शब्दों में कैसे लिखा जाएगा। अब हम गिनती को कभी शब्दों में लिखकर तो नहीं देखते, लेकिन यदि समास को ध्यान से पढ़ लेते तो ये वाले प्रश्न गलत नहीं होते। इसलिए कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि ये विलोम में पढ़ाऊं तो ही विलोम शब्द पूछे, विलोम में पढ़े तो ही विलोम शब्द पूछे। कहीं भी पढ़ी हुई बात कहीं भी काम में आ सकती है। इसीलिए तो कहता हूं आपको कि जोड़ जोड़ के पढ़ना सीखिए, एक दूसरे चीज को कोरिलेटेड करना
अंतर संबंध पाया जाता है, सभी व्याकरणिक बिंदुओं में अंतर संबंध पाया जाता है। दोस्तों जब हम बड़े टॉपिकों पर चलेंगे, संज्ञा सर्वनाम जब संधि समास हम पढ़ेंगे, उस समय मैं आपको वाक्य शुद्धि के नियमों से भी जोड़ जोड़ के बताऊंगा, कारक से भी जोड़ जोड़ के बताऊंगा। अब की बार पुलिस एसआई के पेपर में एक ऐसे प्रश्न का सामना करना पड़ा था जो वाक्य शुद्धि में दे दिया गया था और द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण था। बिल्कुल वाक्य शुद्धि में दिया गया था और द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण था। यदि किसी मेरे दोस्त को वाक्य शुद्धि नहीं आती और क्रिया का अच्छा पढ़ा हुआ हो तो वह वाले उस प्रश्न को सही कर पाते थे। लेकिन बात यह होती है कि हम केवल एक सिलेबस का दायरा बांध लेते हैं, जो लिखा हुआ है उसी बिंदु को पढ़ना, उससे पहले या बाद वाले बिंदु से हमें कोई लेना देना नहीं होता, जो कि सबसे बड़ी भूल होती है। आगे आ जाइए, टॉपिक पे आ जाइए वापस से, कि जब तालु का अग्रभाग जीभ के अग्रभाग से स्पर्श हो रहा है तो यह स्थिति तो कौन सी है दोस्तों? बंद की स्थिति है। यह तो कौन सी स्थिति है? बंद की, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? संवृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संवृत कहा जाता है। और यदि जीभ का पश्च भाग तालु के पश्च भाग को स्पर्श कर लेता है, अर्थात मुंह आगे से खुला है, जीभ का अग्रभाग और तालु का अग्रभाग का कोई स्पर्श नहीं हो रहा, तो मुंह खुला है, इसे कहा जाता है दोस्तों विवृत। क्या कहा जाता है दोस्तों? विवृत कहा जाता है। अब आती है तीसरी स्थिति, अब आती है तीसरी और चौथी स्थिति। इन दोनों को मैं यहीं से बताने वाला हूं। तीसरी और चौथी स्थिति एक साथ सुनना। तालु है और जीभ का मध्य भाग तालु के मध्य भाग को स्पर्श कर रहा है। सुनना बहुत आराम से, हमारा तालु है और जीभ का क्या हो रहा है? इस तालु के इस जीभ का मध्य भाग बीच में स्पर्श कर रहा है। तो दोस्तों अगर आगे वाला भाग स्पर्श करता है तो उसे कहा जाता है बंद, यदि पीछे स्पर्श हो और आगे वाला भाग खुला हो तो उसे नाम दिया विवृत और इसे नाम क्या दे दिया? संवृत। यह स्थिति इन दोनों के मध्य की हो गई, यह स्थिति इन दोनों के मध्य की हो गई, अर्थात इसे कहा जाता है, जो ये आगे वाला भाग खुला है यह तो हो गया अर्ध खुला या आधा खुला, ये तो क्या हो गया दोस्तों? आधा खुला। और इसके बाद वाली स्थिति जो है वह क्या है? बंद की स्थिति। और इसका दूसरा नाम हो गया, आगे वाला जो नाम आ गया अर्थात तालु की जो चौथी स्थिति आ गई वह आ गई क्या? आधा बंद। वह क्या आ गया दोस्तों? आधा बंद। वापस से सुनना, क्या किया? तालु का मध्य भाग जीभ के मध्य भाग से स्पर्श हो रहा है, या मैं कहूं जीभ का मध्य भाग तालु के मध्य भाग पे स्पर्श कर रहा है, तो मुंह आगे से आधा खुला हुआ है, मुंह आगे से आधा खुला हुआ है। और जब आगे से आधा खुला हुआ है तो इसने यहाँ बिल्कुल बिल्कुल इसे हमें नाम क्या दे रहे हैं दोस्तों? आधा खुला, अर्थात अर्धविवृत। क्या नाम दे रहे हैं दोस्तों? अर्धविवृत नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं दोस्तों? अर्धविवृत नाम दे रहे हैं। और जो आधा बंद होता है इसे कहा जाता है क्या? अर्धसंवृत। क्या कहा जाएगा दोस्तों? अर्धसंवृत, क्योंकि आधा का तत्सम होता है अर्ध और बंद का मतलब क्या होता है? संवृत। तो हमारे पास चार नाम आ गए, हमारे पास चार नाम आ गए। क्या क्या नाम आए दोस्तों? सुनना, सबसे पहली स्थिति जो आई है वह आई है हमारे पास कौन सी? संवृत की। सबसे पहली स्थिति कौन सी आ गई? संवृत की। दूसरी स्थिति कौन सी आ गई दोस्तों? विवृत की। तीसरी आ गई कौन सी? अर्धविवृत की। और चौथी आ गई दोस्तों कौन सी? अर्धसंवृत की। अब आपके ये नाम समझ में आ चुके होंगे, अब आपके ये नाम समझ में आ चुके होंगे कि संवृत क्या चीज है, विवृत क्या चीज है, अर्धसंवृत क्या चीज है और अर्धविवृत क्या चीज है। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे बढ़ सकें, बिल्कुल ले सकते हैं। अब देखो, अब हमें यह पता चल चुका है, अब हमें यह पता चल चुका कि संवृत का नाम कैसे बना, अर्धसंवृत का नाम कैसे बना और विवृत का नाम कैसे बना। अर्धसंवृत का नाम कैसे बना, विवृत का नाम कैसे बना और अर्धविवृत का नाम कैसे बना। अब हमें इन चारों नामों का पता चल चुका है। अब बात करते हैं चारों नामों में कौन कौन सा स्वर किसमें गिना जाएगा। दोस्तों सबसे पहला हमारे पास नाम कौन सा आया? समृत स्वर। सबसे पहला नाम हमारे पास क्या आया? समृत स्वर। दूसरा नाम आ गया हमारे पास अर्धसंवृत। दूसरा नाम क्या हो गया? अर्धसंवृत, अर्थात इसी का ठीक आधा, उसे क्या कह दिया हमने? अर्धसंवृत स्वर। तीसरा नाम आता है दोस्तों हमारे पास कौन सा? विवृत स्वर। विवृत का मतलब हो गया खुला, विवृत का मतलब क्या हो गया? खुला। संवृत का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभी अभी आपको बताया, बंद स्वर। ये क्या है? बंद स्वर। और इसे आप क्या कह सकते हो? खुला स्वर। क्या कह सकते हो? खुला स्वर। और चौथा या अंतिम जो प्रकार आएगा वह कौन सा आ गया? अर्धविवृत। क्या आ गया दोस्तों? अर्धविवृत। अब सवाल यह उठता है कि सर नाम तो पता चल चुके, नाम तो पता चल चुके, अब हम कौन से स्वर को किसमें लिखेंगे? अब हम कौन से स्वर को किसमें लिखेंगे? बहुत आराम से समझिए इसको। चार नाम हमारे पास आ चुके हैं। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण चार भागों में होता है। पहला है दोस्तों संवृत। पहला तो कौन सा है? संवृत। दूसरा है कौन सा? अर्धसंवृत। तीसरा है दोस्तों क्या?
विवृत स्वर, और चौथा कौन सा है? अर्धविवृत। चौथा कौन सा है दोस्तों? अर्धविवृत। अब बात आती है कौन सा स्वर किसमें लिखा जाएगा, कौन सा स्वर किसमें लिखा जाएगा। अब जिस प्रकार से जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर हमें केवल एक स्वर को याद रखना था दोस्तों, ए को। किसको याद रखना था? ए को याद रखना था। ठीक उसी प्रकार से यहां भी केवल आपको एक स्वर ही याद रखना है, यहां पर भी केवल आपको एक ही स्वर याद रखना है, और वह कौन सा है? सुनिए, केवल अभी मैं नाम की बात कर रहा हूं, क्या? बिल्कुल मेरे दोस्त कश्मीर से हैं जो आभार व्यक्त कर रहे हैं। स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार है आपका। उत्कर्ष टीम की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मेरे मित्रों सभी से कहना चाहूंगा कि आप लगातार जुड़े रहिए, और भरोसा जो उत्कर्ष टीम के प्रति और उत्कर्ष परिवार के प्रति आपने जताया है और दिखाया है, यह आपका भरोसा बना रहेगा। आराम से आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और शेयर कीजिए। बिल्कुल आप ई उत्कर्ष ऐप को अभी तक इंस्टॉल नहीं किए तो उसे भी इंस्टॉल करें, और टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करें, ताकि आपको बिल्कुल नोट्स की पीडीएफ प्राप्त हो सके। आपके कक्षाओं में किसी प्रकार की समय सारणी में यदि अचानक कोई बदलाव होगा तो आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। सबसे पहले ध्यान देना, हमारे पास नाम आ चुके हैं। क्या? तालु की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार होंगे। तालु की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार होंगे दोस्तों? 4। नाम कौन कौन सा है? संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत। संवृत का मतलब होता है जब मुंह बंद हो जाता है, तालु का और जीभ का अग्रभाग स्पर्श कर लेता है, मुंह बंद की स्थिति में आ जाता है, संवृत कहा। जब मुंह पूरा खुल जाता है, जब मुंह बंद होगा तो वह होता है संवृत। जब मुंह बंद होगा तो वह होगा संवृत, और जब मुंह पूरा खुलेगा तो वह होगा विवृत। जब आधा बंद रहे तो उसे कहेंगे अर्ध संवृत। जब आधा बंद रहे तो उसे क्या कहेंगे? अर्ध संवृत। और जब आधा खुला रहे तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अर्ध विवृत कहेंगे। अब बात आती है कौन सा स्वर किसमें लिखा जाएगा। अब आपसे मैं पूछूं कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसे बोलते समय मुंह पूरा खुलता है। दोस्तों मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं, वापस से सुनना। मेरा प्रश्न है, वह कौन सा स्वर है जिसे बोलते समय मुंह पूरा खुलता है? कृपया जवाब दें। 11 में से ये 11 के 11 ही आपके पास विकल्प हैं। अब आप बताइए दोस्तों, कौन सा स्वर ऐसा होगा जिसके उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है? कौन सा स्वर है ऐसा जिसके उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है? ध्यान देना, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। बिल्कुल बहुत सारे मेरे दोस्तों का जवाब सही आ रहा है। सुनिए, आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? बहुत बहुत आभार। ये लो, अब लाइन ही लग गई। अब मैं आपके नाम भी नहीं पढ़ पाऊंगा, इतनी शीघ्रता से आपके जवाब आ रहे हैं, और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्या? कि वह कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है? बिल्कुल दोस्तों, इसका एक ही जवाब होगा। कौन सा? आ। कौन सा स्वर होता है? आ स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है? आ स्वर होता है। अब जिन्हें ये चीज याद थी उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्हें याद नहीं थी उन्हें याद करने के लिए तरीका देख रहा हूं। सुनिए कैसे। छोटा बच्चा होता है, बीमार हो गया, चिकित्सक के पास लेके जाते हैं। बिल्कुल सुनिए अब एक बात को। हाँ, आपका जवाब मैंने पढ़ लिया है, अब आप एक बार सुनने पे ध्यान दे जरा। हाँ, आपका जवाब सही है। बिल्कुल सभी ने पहचान लिया कि कौन सा स्वर ऐसा है जिसके उच्चारण में मुंह पूरा खुलेगा। अब दोस्तों आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपका लिखना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्या? कि छोटा बच्चा है, उसे हम चिकित्सक के पास लेके चले जाते हैं, और डॉक्टर उसकी जीभ देखना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता, बच्चे को नहीं पता कि डॉक्टर जैसे ही कहे बेटा जीभ निकालो, कैसे जीभ दिखाऊं, नहीं आता। शिशु है, बहुत कम समझदार है या समझदार नहीं है, उसे पता नहीं है कि डॉक्टर को जीभ कैसे दिखाऊं। तो हम एक तरीका अपनाते हैं। क्या? कि बेटा आ करें, बेटा आकर आ। और जैसे इस बेटे को आ करने के लिए कहा जाता है, बेटा जैसे आ का उच्चारण करता है तो मुंह पूरा खुल जाता है। दूसरा तरीका, आपके एक अंग्रेजी में कविता चला करती थी, जॉनी जॉनी यस पापा वाली, जिसमें वो चीनी खा जाता है। अब उसे थोड़ी पता था कि मुंह पूरा खुलने पर मेरा आ स्वर का उच्चारण होगा और मुंह में रखी चीनी दिख जाएगी। दोस्तों याद रखना, एकमात्र स्वर ऐसा जिसके बोलते समय मुंह पूरा खुलता है, वह कौन सा है? आ। वह कौन सा है दोस्तों? आ। अब ध्यान दो, आगे वाले स्वरों को कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा किसमें लिखा जाएगा। बहुत काम की बात बता रहा हूं। हमें पता है दोस्तों, हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि में क्या आ बराबर होता है ए योग ए। कल भी मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि के 3 स्वर आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ।
आ का योग होता है क्या? आ का जो परिणाम है वह हमें प्राप्त हुआ कि जब ए के साथ ए को जोड़ा जाता है, जब ए स्वर के साथ ए स्वर को जोड़ा गया तो बनता है दोस्तों आ। क्या बनता है दोस्तों? आ बनता है। अब हमें यह पता है कि आ में मुंह पूरा खुलता है और ए होते हैं आ की आदि स्थितियां, अर्थात आधा और आधा, आधा और आधा मिलकर के क्या हो गया? पूरा हो गया। मिलकर के क्या हो गया? पूरा। अब आपको पता चल चुका होगा, मैं कहूं आ का आधा ए होता है, आ का आधा ए होता है, तो बताइए इसमें मुंह पूरा खुलेगा या आधा खुलेगा? क्योंकि आ विवृत है, आ में मुंह पूरा खुलता है और आ का आधा ए है, तो ए में मुंह कितना खुलेगा दोस्तों? आधा खुलेगा। अर्थात ए जो स्वर होता है वह होता है अर्धविवृत। क्या होता है दोस्तों? अर्धविवृत होता है। अब चार स्वरों का आपको ध्यान रखना है, कौन सा? ए, ऐ, ओ और औ। इन चार के अलावा वापस से सुनना, ये लाइनें याद ही नहीं होती हैं, आप इसकी सारणी बनाते हो, रटते हो। मैं वापस से आपके थीम क्लियर कर रहा हूं, आपके दिमाग में बिल्कुल आंखों के सामने पिक्चर बन जाएगी। चित्रात्मकता का गुण, हमारे जो बिंब, मिथक, प्रतीक और फेटेंसी पढ़ा करते हैं साहित्य में, उस चीज का मतलब समझिए कि हम कोई भी बात सोचते हैं, हमारे मानस पटल पर उसका चित्र उभर आता है, ऐसे यह चित्र बन जाएगा। आप धैर्य से सुनिए, मैंने क्या कहा कि आ स्वर को बोलने में मुंह पूरा खुला, आ का आधा ए होता है, तो ए में मुंह कितना खुलेगा दोस्तों? आधा खुलेगा। अब उसके बाद में मैंने बताए कि ए, ऐ, ओ और औ, अंतिम वाले चार को आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, और बचे हुए सभी, किन किन के अलावा? ए और आ का स्थान हमें पता चल चुका, और अंतिम चार की मैं अभी बात नहीं कर रहा। बचे हुए सभी आप किस में लिख दोगे दोस्तों? समृत में लिख देंगे। किस में लिख देंगे? समृत में लिख देंगे। तो यहां पर क्या क्या आ जाएगा? देखो, ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, और एक आता है मित्रों आपका कौन सा? री स्वर। ये पांच स्वर कहां होंगे? समृत में होंगे। कहां होंगे दोस्तों? समृत में होंगे। अब आती है इन चारों की बात। ये चारों के चारों ए के योग में बनते हैं। देखो, ए के साथ जब ई जुड़ती है तो गुण संधि में ए बनेगा। ए के साथ जब ई जुड़ती है तो गुण संधि में ए बनेगा। ए के साथ जब ए को जोड़ेंगे तो आई बनेगा। ए के साथ जब ई को जोड़ा जाएगा दोस्तों तो गुण संधि में बनता है ए, और जब ए के साथ ए को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा? आई। फिर उसके बाद यदि ए के साथ आप ऊ को जोड़ते हो तो बनता है ओ। क्या बनता है दोस्तों? ओ बनता है। क्या बनता है दोस्तों? ओ बनता है। और ए के बाद ओ को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? औ बनेगा। अर्थात ये चारों के चारों स्वरों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अर्धविवृत स्वर की होती है। किसकी होती है दोस्तों? अर्धविवृत स्वर ए की होती है। अर्थात ये ए वाले यानी कि अर्ध स्वर में या अर्धविवृत या अर्ध स्वरित में लिखे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? एक एक लिख देंगे। जैसे ए यहां लिख दिया, ऐ नीचे लिख देंगे, और ओ ऊपर लिख दिया तो औ नीचे लिख देंगे। अर्थात अर्ध समृत और अर्ध विवृत में दोनों में से एक एक लिख देंगे ताकि दूसरा भी नाराज न हो। वापस से समझना, अब पता चल चुका है हमें 11 में कि कौन सा तो समृत होता है, कौन सा अर्ध समृत होता है, कौन सा विवृत होता है और कौन सा अर्ध विवृत होता है। मैं वापस से बता रहा हूं दोस्तों, सुनिए, बिल्कुल काव्य शास्त्र की कक्षाएं भी लगेंगी, शिक्षण विधियां भी पढ़ाई जाएंगी, पर एक बार यह वाली चीज पूरी तो हो, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं गति बढ़ाता हूं तो आपको उससे भी परेशानी होती है। यदि मैं थोड़ा शीघ्रता से बोल जाता हूं तो समझ में नहीं आएगा। यदि पॉइंट को पूरा जल्दी कराने के चक्कर में यदि बिल्कुल बिल्कुल, अब आप खुद सोचिए दोस्तों, आप मनोयोग से सुनेंगे तो कम समय में ज्यादा चीज सीख पाएंगे। यदि आप कम समय में ज्यादा चीज सीखना चाहते हो तो धैर्य से सुनिए ताकि समय पे सारी बात समझ में आए और हम आगे बढ़ते रहें, ताकि समय पे पाठ्यक्रम पे नियंत्रण पाया जा सके, पाठ्यक्रम को कवर किया जा सके। यदि मैं बोलने में शीघ्रता करूंगा तो भी आप समझ नहीं पाएंगे। यदि मैं कोई टॉपिक छोड़ दूंगा तो आपको उसमें भी मजा नहीं आएगा। हम पूरे बिंदुओं पर महीन बात करने वाले हैं, बारीकी से बात करने वाले हैं, तो ध्यान रखना, आराम आराम से आपको इसे सुनना है, बिल्कुल आराम से सुनना है। हमें क्या पता चला कि जो समृद्ध स्वर होता है, समृद्ध जो स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 5, दोनों ई, दोनों ऊ और एक आपका री। एक अर्धविवृत स्वर होता है कौन सा? ए का दुगना होता है आ, और आ को हमने किस में लिखा? विवृत में। ए और आई में और ओ और औ में एक एक ऊपर नीचे लिख दिया। दोस्तों इस प्रकार से यह था कौन सा? तालु की स्थिति के आधार पर। दोस्तों यह था कौन सा? तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं थकने वाला नहीं हूं। लगातार दोस्तों हम 11 घंटे 12 घंटे लगातार पढ़ लेते हैं और पढ़ा देते हैं इसी ऊर्जा के साथ में। बिल्कुल सुबह से शाम तक लगातार कार्य करते रहेंगे। यह ऊर्जा आप में भी होनी चाहिए, यह ऊर्जा आप में भी होनी चाहिए। आप धैर्य से सुने, मनोयोग से सुने, अलर्ट रहें कि कौन से समय कौन सी बात बोल दी गई है, हमें वो चीज नोट करनी है। क्योंकि मैं एक एक शब्द उच्चारित कर रहा हूं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं दोस्तों। बिल्कुल इन सब चीजों का ध्यान रखना है हमें, कहां कहां कौन कौन से स्वर को मैंने किस तरीके से लिखा है, वह तरीका यदि याद रहेगा तो यह चीज हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें दोस्तों। यह था हमारा कौन सा, तालु की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आगे आता है दोस्तों क्या, अब सुनिए, एक आता है अनुनासिकता। हालांकि यहां से प्रश्न पूछा नहीं जाता है, मैं बार बार बता रहा हूं क्या चीज पूछी जाती है क्या चीज नहीं पूछी जाती। मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा, क्या चीज किस तरीके से पूछी जाती है, हम उस बिंदु पे भी साथ साथ चर्चा कर रहे हैं। क्या कि अनुनासिकता के आधार पर यदि आपको स्वरों के प्रकार पूछे जाए, अनुनासिकता के आधार पर आपको स्वरों के प्रकार पूछे जाए तो ध्यान देना, अनुनासिकता के आधार पर प्रकार कितने होंगे, 2। ये रटना नहीं है, कुछ नहीं पढ़ाने वाला इसमें, ये बिंदु आपको मैं बोलकर ही क्लियर कर दूंगा, जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा, कभी इसको भूलोगे ही नहीं। देखो कैसे, अनुनासिकता जो होती है वह होता है आपके इस अनुनासिक चिन्ह से संबंधित, जिस चिन्ह को हम चंद्र बिंदु नाम देते आए हैं, जिस चिन्ह को हम चंद्र बिंदु नाम देते आए हैं दोस्तों, यह ही आपका कहलाता है अनुनासिक कहलाता है। यह चिन्ह ही क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है। यह चिन्ह ही क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है। कैसे, अयोगवाह्य ध्वनियों में कल मैंने आपको बताया था जो अनुस्वार और विसर्ग हैं, इन दोनों को कहा जाता है अयोगवाह्य ध्वनियां। क्या कहा जाता है दोस्तों, अयोगवाह्य ध्वनियां। इसमें जो ये ऊपर जो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगा रहे हैं इसे कहा जाता है अनुस्वार। क्या कहा जाता है दोस्तों, अनुस्वार। और ये अनुस्वार है तत्सम रूप। कौन सा है रूप दोस्तों, तत्सम रूप। यदि आप बहुत बारीकी से सुनेंगे तो इन चीजों में मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत अलग चीजें आपके सामने रख रहा हूं मैं। ये अनुस्वार जो होता है यह होता है तत्सम रूप, अर्थात संस्कृत का रूप होता है। और इस तत्सम का या मैं अनुस्वार की बात करूं, इस अनुस्वार का जो तद्भव रूप है वह कौन सा होता है दोस्तों, अनुनासिक होता है। अनुस्वार का तद्भव रूप अनुनासिक होगा, अनुस्वार का तत्सम रूप क्या होगा, अनुनासिक होगा। तो तत्सम तद्भव शब्द जब हम पढ़ेंगे, बहुत सारे विद्वान साथी केवल रटने की कोशिश करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं अगर ये चीजें आप सुनते चलोगे तो तत्सम तद्भव भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शब्द को देखते ही टिक कर दोगे, ये तत्सम है और ये तद्भव है। कैसे पहचानना है वो सुनिए, अनुस्वार कौन सा रूप होता है, तत्सम, और अनुनासिक कौन सा होता है, तद्भव। अर्थात किसी शब्द के ऊपर जब चंद्र बिंदु लगी हुई हो तो वह निश्चित रूप से तद्भव में गिना जाएगा, उस शब्द को आप तत्सम में नहीं गिन सकते। क्यों, क्योंकि अनुस्वार का तद्भव क्या होता है, अनुनासिक होता है। क्या होता है दोस्तों, अनुनासिक होता है। और इसी अनुनासिक का सरल नाम जो हम और आप लोगों से बहुत अच्छे से परिचित होता है वह नाम कौन सा है दोस्तों, चंद्र बिंदु। वह नाम दोस्तों कौन सा है, चंद्र बिंदु। तो जो इस अनुनासिक की मैं बात करने वाला हूं यह क्या है, एक बार जरा ध्यान से समझना। हमारे जो 11 स्वर होते हैं, हमारे जो 11 स्वर हैं, चाहे वो ए हो, आ हो, आपका ऋस्व ई हो, या आपका दीर्घ ई हो, आपका ऊ हो, या आपका दीर्घ ऊ हो, अन्य 11 में कोई भी हो, यदि बिना ऊपर किसी प्रकार का कोई चिन्ह लगाए लिख दिए जाएं, यदि इनमें से किसी स्वर के ऊपर किसी प्रकार की कोई बिंदु या कोई अन्य चिन्ह का प्रयोग नहीं होता तो इसे कहा जाता है निर्नुनासिक स्वर। ध्यान से समझना दोस्तों, मैं नाम लिख रहा हूं, निर्नुनासिक। मैंने नाम लिखा है क्या दोस्तों, निर्नुनासिक। इसका संधि विच्छेद होता है निर्धन अनुनासिक, निर्धन अनुनासिक अर्थात अनुनासिक रहित, अनुनासिक रहित। आप बताइए क्या ये अनुनासिक चिन्ह अर्थात चंद्र बिंदु इनके ऊपर लगा हुआ है क्या, नहीं। ये चंद्र बिंदु इनके ऊपर लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ। ये इनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा हुआ तो इन्हें कहा जाएगा निर्नुनासिक स्वर। क्या कहा जाएगा दोस्तों, निर्नुनासिक स्वर। और यदि मैं अब इनके ऊपर यह चंद्र बिंदु लगा देता हूं, इनके ऊपर मैं चंद्र बिंदु लगा देता हूं, वे स्वर जिनके ऊपर कोई मात्रा संकेत नहीं है उसमें तो आप चंद्रमा और बिंदु दोनों लगाओगे। और जैसे ई के ऊपर मात्रा का संकेत लगा हुआ है, ई के ऊपर यह मात्रा का संकेत लगा हुआ है, तो चंद्र बिंदु के रूप में आप केवल और केवल एक बिंदी का प्रयोग करेंगे, एक बिंदी का प्रयोग करेंगे। ऊ के ऊपर आप पूरी चंद्र बिंदु लगाइए, बड़े ऊ के ऊपर भी आप पूरी चंद्र बिंदु लगाइए।
तो वे स्वर जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी जाए, बिल्कुल, यदि किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी जाए तो उसे कहा जाता है अनुनासिक स्वर। उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? अब ये क्या कहला रहे हैं? अनुनासिक स्वर कहला रहे हैं। ये क्या बना लिए हैं हमने? अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। और यदि इनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आए, बिल्कुल, और यदि इनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आए तो इन्हें कहा जाएगा दोस्तों निर्नुनासिक स्वर कहा जाएगा। इन्हें क्या कहा जाएगा दोस्तों? निर्नुनासिक स्वर कहा जाएगा। हमारी क्लास 10:30 बजे तक चलने वाली है, 15 मिनट और चलेगी, ताकि मैं बिल्कुल लंबा इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि ज़्यादा मैटर देना है तो थोड़ा सा समय भी हमें ज़्यादा चाहिए, ताकि समय पे पाठ्यक्रम पूरा किया जा सके। यदि 1 घंटे ही मैं पढ़ाता रहूँगा तो हमारा पाठ्यक्रम समय पे पूर्ण नहीं होगा। फिर आपको लगेगा कि सर हमारा पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो रहा, परीक्षा का दबाव आ रहा है। यूपी से नमस्कार कर रहे हैं सरोज भैया, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका उत्कर्ष जोधपुर में। तो ध्यान दें, मेरी बात पे ध्यान दें, क्या कि जो अनुनासिकता के आधार पर जो 2 प्रकार हैं, कौन कौन से? एक तो स्वर होता है निर्नुनासिक स्वर, एक तो क्या होता है दोस्तों? निर्नुनासिक स्वर। और दूसरा जो प्रकार आता है वह कौन सा होता है? अनुनासिक स्वर। दूसरा जो प्रकार आता है वह क्या है दोस्तों? अनुनासिक स्वर। अब अनुनासिक और निर्नुनासिक में फर्क आपको पता चल चुका कि यदि किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी जाए, अर्थात अनुनासिक चिन्ह लगा दिया जाए, तो उसे अनुनासिक स्वर कहा जाएगा। और यदि चंद्र बिंदु नहीं हो तो उसे निर्नुनासिक स्वर कहा जाएगा। बहुत अच्छे से ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो था सारा का सारा क्या? हमारे 11 स्वरों के प्रकार और उनके आधार। सबसे पहले ध्यान दें, एक बार मैं पूरी की पूरी चर्चा को दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत मनोयोग से सुनिए। स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहला आधार हमने लिया है कौन सा? मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 प्रकार हैं, लघु, दीर्घ और प्लुत। उसके बाद हमने दूसरा जो आधार लिया स्वरों को बांटने का, वो कौन सा था दोस्तों? ओष्ठाकृति। कौन सा लिया? ओष्ठाकृति के आधार पर 2 प्रकार, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तीसरा आधार जो हमने लिया है वह कौन सा है? जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। बिल्कुल, तीसरा आधार हमने कौन सा ले लिया? जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र में कौन सा आता है, मध्य में कौन सा आता है, पश्च में कौन सा आता है? उसके लिए आपको केवल एक स्वर याद रखना है, कौन सा? ए। इसके अलावा 3 वाला 3 में और 1 वाला 1 में लिख दिया। उसके बाद तालु की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार हैं, कौन कौन से? संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। और अंतिम जो हम बात कर रहे थे वह कौन सा था? अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के प्रकार, जिसमें आपके 2 प्रकार आ चुके हैं, कौन कौन से? अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर। एक तो आ गया अनुनासिक और एक आ गया निर्नुनासिक स्वर। अब ध्यान देना, एक बात सुनिए दोस्तों आप। अगला जो आधार आता है उसको बताने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। एक आता है क्या? सजातीय स्वर। एक तो क्या आता है दोस्तों? सजातीय स्वर। और एक आता है दोस्तों विजातीय स्वर। एक क्या आता है दोस्तों? विजातीय स्वर। अब इसमें और कुछ नहीं है, आप और हमारे जैसे जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी होते हैं उन्होंने क्या कर लिया? अपने तरीकों से आधार बना लिए, जो जिसको जैसा पसंद आया उन्होंने नाम दे दिया, आधार बना लिया, उसमें स्वर लिख दिए। लेकिन ये जो सजातीय और विजातीय नाम हैं, अगर इन्हें हम एक बेस नाम दिया जाए तो इसकी हेडिंग हम बना सकते हैं क्या दोस्तों? जाति के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार। जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होंगे? 2। केवल कितने होंगे दोस्तों? 2 प्रकार होंगे। एक तो समान जाति के और एक असमान जाति के। बिल्कुल, एक तो होता है समान जाति का स्वर और दोस्तों दूसरा होगा असमान जाति का स्वर। यानी कि समान जाति का जो स्वर होता है उसे कहा जाता है सजातीय। समान जाति का जो स्वर होगा उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? समान जाति का जो स्वर होगा उसे कहा जाता है दोस्तों सजातीय। और वी का मतलब होता है अन्य। वी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे अन्य, एक शब्द बोलता हूं मैं, जो मेरे देश का है उसे हम देसी कहते हैं, जो दूसरे देश का है उसे विदेशी कहते हैं। वी का मतलब अन्य। वी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अन्य देश का। ठीक उसी प्रकार से वी का मतलब क्या होगा? अन्य। जातीय मतलब जाति का। अर्थात असमान जाति के स्वरों को, असमान जाति के स्वर क्या कहलाते हैं दोस्तों? विजातीय। असमान जाति के स्वर क्या कहलाते हैं दोस्तों? विजातीय कहलाते हैं। अब सजातीय कौन से होते हैं और विजातीय कौन से होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, जैसे अ और आ,
ये एक जोड़ा बनता है, ई बड़ी ई का भी एक जोड़ा बनता है और ऊ बड़े ऊ का भी एक जोड़ा बनता है दोस्तों। ऊ बड़े ऊ का, ई बड़ी ई का और ए और आ का, ये दीर्घ संधि के 3 सजातीय समूह होते हैं। ये दीर्घ संधि के 3 सजातीय स्वर समूह होते हैं, इन्हें कहा जाता है सजातीय स्वर। हालांकि ये चीज मैं संधि से जोड़कर पढ़ाने वाला था, लेकिन अभी मैं जैसे आगे बढ़ता तो आप लोगों के जहन में एक बात रह जाती, क्या कि स्वर जाति के आधार पर तो बताया ही नहीं स्वर कौन कौन से होंगे। इसलिए मैंने बिल्कुल इन पे हल्का सा प्रकाश डाला है, इन पर मैंने केवल हल्का सा प्रकाश डाला है। जब दीर्घ संधि पढ़ाऊंगा उस समय मैं इन पे बहुत बड़ी चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। आपको मैं केवल एक हिंट दे रहा हूं कि जाति के आधार पर भी स्वरों के कुछ 2 प्रकार होते तो हैं। एक नाम आता है सजातीय, एक नाम आता है विजातीय। अर्थात जब समान जाति का जोड़ा साथ लिख दिया जाए, इसका प्रश्न ऐसे आता है जैसे ए के साथ ए आ, फिर लिख दिया जाए ए, फिर लिख दिया जाए ई बड़ी ई, और उसके बाद लिख दिया जाए ऊ बड़ा ऊ। विकल्प है आपके सामने। ये प्रश्न मैं अब बोल रहा हूं मित्रों, प्रश्न है मेरा, प्रश्न सुनिए उसके बाद आराम से जवाब देना। प्रश्न सुनिए, दिए गए विकल्पों में विजातीय स्वर समूह का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में विजातीय विकल्प का या विजातीय स्वर समूह का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों विजातीय स्वर समूह कौन सा होगा। विजातीय का मतलब असमान का स्वर समूह है, और असमान का स्वर समूह दोस्तों आता है आपके कहाँ, गुण संधि में, वृद्धि संधि में, यण संधि में और अयादि में। अब ये कैसे पता लगे, जब तक हम इन संधियों के बारे में नहीं जानेंगे, उन चीजों को नहीं पहचानेंगे। केवल इतना सा ध्यान रख लो कि जब तक जोड़ा समान लिखा हुआ नहीं हो, वो होता है विजातीय, और इन तीनों में जोड़ा समान है, इसलिए ये क्या है, सजातीय। ए के साथ ए को जोड़ रहा है अर्थात अई बना रहा है, यह आपके वृद्धि संधि का स्वर है दोस्तों, दीर्घ संधि का स्वर नहीं है। जो दीर्घ संधि के स्वर समूह होते हैं उन्हें कहा जाता है क्या, बिल्कुल आपका सही जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, आपने बिल्कुल बहुत मनोयोग से सुना है मेरी बातों को, मुझे भरोसा है आप बिल्कुल बहुत मनोयोग से सुनते हैं। कुछ एक ऐसे भी हैं जिनका उद्देश्य केवल कमेंट्स करना होता है, जिनका उद्देश्य केवल लिखना होता है, उन्हें भी मैं कहना चाहूँगा कि मनोयोग से सुने और पूछे जाने पर ही अपने प्रश्नों का जवाब दें। बिल्कुल आप अपने सुझाव दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप केवल सुझाव ही लिखते रहें और मैं क्या बोल दिया, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या चीज़ आपके काम की थी, क्या चीज़ आपके जीवन के दिशा देने वाली थी, और वहां आपके वो चीज़ें निकल जाती हैं। ध्यान देना, विजातीय का मतलब क्या होगा, जब असमान स्वर समूह आए। सजातीय का मतलब क्या होगा, जब समान स्वर समूह आए। जो दीर्घ संधि स्वर संधि के जो प्रकार पढ़ते हैं, दीर्घ संधि में 3 स्वर समूह होते हैं, ए आ का, ई बड़ी ई का और ऊ बड़े ऊ का। दोस्तों इन 3 जोड़ों के अलावा चौथा कोई भी यदि आप युग्म बनाओगे, चौथा कोई भी समूह यदि आप बनाते हो तो वह दोस्तों विजातीय ही होगा। वह क्या बनेगा दोस्तों, विजातीय ही बनेगा। मैं कहूं दीर्घ संधि के अलावा चाहे गुण संधि का समूह बनाओ, चाहे वृद्धि संधि का समूह बनाओ, चाहे यण संधि का समूह बनाओ, चाहे अयादि संधि का समूह बनाओ, दोस्तों वो सारे के सारे स्वर समूह किस में गिने जाएंगे, विजातीय में गिने जाएंगे। अब बात यह समझ में कब आए कि विजातीय में कैसे गिने जाएंगे। दोस्तों अभी हमने संधि पर चर्चा ही नहीं की। संधि पर चर्चा इसलिए नहीं करे क्योंकि संधि वर्णों का योग है, केवल वर्ण पढ़ेंगे तब जाकर के संधि पर चर्चा होगी। ठीक वर्णों के ठीक बाद में अगला बिंदु में संधि ही शुरू करूंगा, लेकिन अभी हमने केवल और केवल स्वर के बारे में जाना है। किसके बारे में जाना है मित्रों, स्वर के बारे में जाना है। अभी हमें पहले जानना होगा कि व्यंजन क्या होते हैं। अगर आप इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सजातीय और विजातीय क्या होते हैं। मैंने इनका हल्का सा हिंट दे दिया है आपको। अब बढ़ते हैं आगे। अब तक जो हम बात कर रहे थे वह थी क्या, स्वर किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण क्या होता है। स्वर किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण क्या होता है। अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, बहुत ही गजब का बिंदु है जिसका मैं कहूं नाम है व्यंजन। जिसका नाम क्या है दोस्तों, व्यंजन नाम है। मैं कहूं वर्ण का दूसरा प्रकार दोस्तों हम ले रहे हैं आज कौन सा, व्यंजन। कौन सा ले रहे हैं दोस्तों, व्यंजन। एक प्रकार हम पढ़ चुके हैं कौन सा, स्वर। और ये दोनों भेद किसके होते हैं दोस्तों, वर्ण के भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं, ये वर्ण के भेद होते हैं। अर्थात मैं कहूं हिंदी में वर्णों के 2 भेद हैं, एक तो स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। इसकी परिभाषा पर हम बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल, स्वर किसे कहा जाता है,
वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, अर्थात जिन्हें बोलने हेतु वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं जिन्हें बोलने हेतु अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं जिन्हें बोलने हेतु अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्वर कहलाते हैं। और वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, या मैं कहूं कि जो स्वतंत्र नहीं होते, स्वतंत्र नहीं है, तो जाहिर सी बात है किसी अन्य वर्ण पर अधीन है। और किस अन्य वर्ण के अधीन है दोस्तों? ये व्यंजन जो वर्ण होते हैं वो स्वरों के अधीन हैं, अर्थात इन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो ये स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात इनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। वापस से पूरी परिभाषा सुन लेना ध्यान से। किसकी? व्यंजन की। व्यंजन किसे कहा जाएगा? व्यंजन किसे कहा जाएगा? व्यंजन किसे कहा जाएगा? वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, अर्थात जिन्हें बोलने हेतु अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, अर्थात जिन्हें बोलने हेतु अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ तक की बात आ गई। अब आता है महत्वपूर्ण बिंदु, क्या कि व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? मेरे विद्वान साथी बिल्कुल हाँ कमेंट टाइप कर रहे हैं, मुझे पता चल चुका। संख्या का नाम आते ही तो आपके जहन में एक ही शब्द आता है, क्या? 33। कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 33 होते हैं। बात यह नहीं, बिल्कुल डाटा खत्म हो गया। अब हमारी क्लास का समय भी समाप्त होने वाला है दोस्तों, चंद मिनट की बात है। आप वीडियो की क्लियर क्वालिटी को कम करके देखिए, आप बिल्कुल आराम से देख पाएंगे इस बात को। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। अभी मैं मात्राओं की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मात्राएं पढ़ाऊंगा अन्य वर्णों में। बिल्कुल मैं मात्राओं की चर्चा करने वाला हूं अन्य वर्णों में पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको बताऊंगा कि किसी स्वर की, किसी शब्द की मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं, उस समय मैं आपकी मात्राओं संबंधी तथ्य को भी पूरा क्लियर कर दूंगा। पहले इतना सा ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार बताइए मेरे को कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। अब इन 33 में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, मैं उनकी बात करने वाला हूं। इन 33 में कौन कौन से आते हैं, मैं उनकी बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हमारे जहन में एक प्रश्न तो आ चुका, बिल्कुल हमारे जहन में एक प्रश्न तो आ चुका। और प्रश्न क्या आ चुका है दोस्तों? मैंने छोटी कक्षा में पढ़ा था कि कितने होते हैं? 36। जैसे स्वरों में हम छोटी कक्षा में 13 पढ़ रहे थे और मान्य कितने? 11। अर्थात जो अंतिम दो थे उन्हें हमने नाम दिया था अयोगवाह्य का। क्या नाम दिया था? अयोगवाह्य का। ये छोटे छोटे कंफ्यूज, बिल्कुल ये छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करेंगे तब हमारा बिंदु मुखर कर सामने आएगा। जब छोटी छोटी गलतियां हम नजरअंदाज कर जाते हैं तो बड़ी गलती करने को सहारा मिलता है। हमें छोटी सी गलती को भी नजरअंदाज नहीं करना है दोस्तों, ताकि हमसे कोई बड़ी भूल हो ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी छोटी भूल जुड़ करके एक बड़ी भूल का रूप ले लेती हैं, बड़ी गलती का रूप ले लेती हैं, बड़े कंफ्यूजन का रूप ले लेती हैं, और जिसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। इसलिए एक हर महीन बात पे हम चर्चा करेंगे। छोटी कक्षा में हम स्वर 13 पढ़ रहे थे, अंतिम दो जिनको हम अनुस्वार और विसर्ग के नाम से जानते हैं, अयोगवाह्य वर्ण जिन्हें कहते हैं, अंग और अह जिन्हें कहते हैं, ये दो वर्ण हटा दिए जाएं तो आपके स्वर कितने बच जाते हैं? 11 बच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यंजनों में हम छोटी कक्षा में पढ़ते आ रहे थे 36, लेकिन अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। तो सवाल एक उठ रहा है क्या कि 3 वर्ण कौन से कम कर दिए? दोस्तों अंतिम वाले 3 वर्ण जिन्हें हम कहते हैं क्ष, त्रे और जय, क्ष, त्रे और जय, इन तीनों को, जिसमें क्षत्रिय, त्रिशूल और ज्ञानी, यानी कि क्ष, त्रे और ज्ञ, इन तीनों वर्णों को व्यंजन नहीं कहा जाता दोस्तों। इन तीनों वर्णों को कहा जाता है क्या? संयुक्त अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संयुक्त अक्षर कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि यह संयुक्त अक्षर क्या होता है? कितने कितने होते हैं? बिल्कुल संयुक्त अक्षर हम 3 तो छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हिंदी में हम कुल संयुक्त अक्षरों की बात करी जाए तो वर्णों के रूप में संयुक्त ध्वनियां कितनी पढ़ी जाती हैं? 4। कितने पढ़े जाते हैं दोस्तों? 4 पढ़े जाते हैं।
तीन तो ये और इनके साथ में श्री गणेशाय नमः नहीं लिखते क्या, उसमें जो ये श्रेय आता है इसे भी संयुक्त अक्षरों में गिना जाएगा। किस में गिना जाएगा? संयुक्त अक्षरों में गिना जाएगा। तो दोस्तों जो 36 में अंतिम वाली 3 की जो लाइन है, इन 3 की लाइन को हटा दें तो हमारे पास व्यंजन जो बचेंगे वो कितने बच जाएंगे दोस्तों? 33 बच जाएंगे। कितने व्यंजन बच जाएंगे दोस्तों? 33 बच जाएंगे। ध्यान दे लेना, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। छोटी कक्षा में जो 36 पढ़े उनमें अंतिम के 3 को हम व्यंजन नहीं कहते बल्कि उन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है, संयुक्त वर्ण कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन ध्वनियां कहा जाता है। और संयुक्त क्यों होती हैं? ध्यान देना, यदि किसी वर्ण में 2 व्यंजन और 1 स्वर का योग हो, यदि किसी वर्ण में 2 व्यंजन और 1 स्वर का योग हो, अर्थात कुल कम से कम 3 ध्वनियां जुड़ करके एक वर्ण बना रही हो, तो उसे संयुक्त अक्षर कहा जाता है। हिंदी में वैसे तो आप संयुक्त अक्षरों की संख्या अनगिनत मान सकते हैं, लेकिन जो संकेत के रूप में देवनागरी लिपि के रूप में जिन्हें मान्यता दी गई है, मानक रूप में केवल 4 संयुक्त अक्षर होते हैं जो आपके सामने बोर्ड पे मैंने उल्लेखित किए हैं। इन 4 संयुक्त अक्षरों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इनका विच्छेद होता है, इनमें कौन कौन से व्यंजन जुड़ते हैं, कौन सा इनमें स्वर जुड़ता है, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल मैं इन सभी पहलुओं पर बहुत बारीकी से बात करने वाला हूं। अब आपके मैं ज्ञान की परीक्षा के लिए आज भी आपको एक हिंट दे रहा हूं दोस्तों। हमारी कक्षा का समय बढ़ाने की वजह यही थी, मैंने अगर जल्दी शुरू कर देता दोस्तों, आधा घंटा यदि इसे जल्दी शुरू कर देता दोस्तों, तो आप सबका नुकसान होता, क्योंकि आप रोज की तरह 9 बजे मेरा इंतजार करते। इसलिए मैंने कक्षा का समय बाद में बढ़ा लिया है दोस्तों। सारे दिन भर के कामकाज से निवृत्त हो चुके मेरी बहनें जो गृहिणियां हैं, कार्य से निवृत्त होकर के आप आराम से बैठ करके मोबाइल स्क्रीन पर, कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन पर आप इस चीज़ का आनंद ले सकती हैं। बहुत आराम से घर बैठे बैठे हिंदी पढ़िए और निःशुल्क मिल रहा है, संपूर्ण पाठ्यक्रम मिल रहा है। इसलिए आपकी तरफ से और कुछ नहीं चाहिए, आप केवल क्या कीजिए, हाँ बिल्कुल हमारे लिंक को शेयर कीजिए, ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स कीजिए ताकि हम इस चीज़ में और ज़्यादा निखार ला सकें और ज़्यादा आपके लिए अच्छा कर सके दोस्तों। तो यहाँ तक की बात मैं कर रहा हूँ, इन सभी की मैं चर्चा करने वाला हूँ आपसे आने वाली कक्षा में। अब बात ध्यान दें कि जो मैं कल के लिए आपको हिंट दे रहा हूँ दोस्तों, क्या कि जो मैं 33 व्यंजन आपको लिखने वाला हूँ, 33 व्यंजन जो आपके सामने लिख के बताने वाला हूं, इन 33 व्यंजनों की प्रत्येक पंक्ति में से एक एक प्रश्न आपको अनछुआ बताने वाला हूं। इन 33 व्यंजनों में हर पंक्ति में एक प्रश्न होगा। मैं बोल रहा हूं, बहुत गौर से सुन लेना। इन 33 व्यंजनों की हर एक पंक्ति में एक ऐसा प्रश्न होगा जो आप पहली बार सुनोगे। यदि आप उस प्रश्न को जानकर आते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार उत्कर्ष टीम की ओर से आप सभी को गुड नाइट, जय सिया राम, राम राम जी। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.